भी गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं ये एपिसोड भी लॉन्ग डालने वाला हूँ। मैं ये चेक करूंगा कि कैसा रिस्पांस आता है। अगर अच्छा रिस्पांस आते हैं तो मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा। अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो पहले मैं जैसे डालता था फिर वैसे ही डालूंगा। तो खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते। अगर आप लोगों ने अगला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लेना, फिर अगर ये एपिसोड देखो। तो इस एपिसोड के शुरुआत में जियाफन जब ट्रेन पर बैठ कर जा रहा था तभी उसे वांग पे का फोन आता है। तो जियाफन फोन पकड़ते ही वांग पे कहती कि जियाफन तुम बहुत समय से यूं छुपे हो, तुम चूजू कब वापस आओगे। तो जियाफन कहते कि मैं अभी हानन प्रोविंस के लिए निकल गया हूँ, तो अभी मैं चूजू वापस नहीं जा सकता हूँ। तो ये सुनते वांग पे कहती कि फैन तुम अभी हानन प्रोविंस जा रहे हो, एक्चुअली तुमसे मुझ कुछ फेवर चाहिए। मेरी एक कजिन बहन की हानन पर एक कंपनी है, हाल ही में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, उससे कोई पिक करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए उसने मुझे कॉल किया और मुझसे मदद मांगी। और वो मेरी बहन होने के नाते मैं तो यहाँ पर चुपचाप बैठे नहीं रह सकती हूँ ना, तो इसीलिए मैंने किसी को बहुत बार भेजा था वहाँ पर मदद करने के लिए। लेकिन उसके पीछे जो लड़का है मतलब व्यक्ति है, उसके हानन प्रोविंस में बहुत सारे कनेक्शन है। तो मेरे पास और कोई रास्ता बची नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने सोची कि मैं तुम्हें फोन करूं मदद के लिए। तो ये सब सुनने के बाद जियाफन कहते कि ठीक है मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। तो जियाफन के बात सुनते ही वांग पे कहती कि फैन अगर तुम मुझे हेल्प करती हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बाय द वे मेरी बहन की नाम है जियांग जियानन, वो हानन प्रोविंस की जियांग फैमिली पर रहते हैं। अगर मैं उन लोगों की फैमिली की बात करूँ तो वो सचमुच बहुत ही ज्यादा अनलकी है। मेरी कजिन की फादर यानी कि माय अंकल वो एक रिस्पेक्टेड मास्टर थे, लेकिन कुछ साल पहले एक फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मेरी अंकल बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई है। और इसी वजह से जियांग फैमिली की पोजीशन एकदम टॉप से थर्ड रेट पर आकर गिरी है। जियांग फैमिली अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन पर है। अभी जियांग फैमिली के ऊपर हानन फैमिली का बहुत सारे लोग नजर रख रहे हैं, जिस पर किसी भी समय कब्जा किया जा सकता है। तो ये सुनते जियाफन सोच लेती क्या वो वही है पिता जिसके बारे में मुझे बताया है और जिसका बदला चुकाने के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये जियांग जियारंग वांग पे की कजिन है। जब से मेरे पापा चूजू आया था वांग पे ने अच्छी तरीके से मेरी पापा का देखभाल की थी। जब से मैं रिबॉर्न होकर आया हूँ वांग पे ने मुझे बहुत सारा उपकार किया है, मुझे उसकी मदद करना चाहिए। और तभी अचानक से उस ट्रेन पर एक व्लॉगर कहाँ से आ जाता है और आते ही कहते कि हे फैंस तुमने कहा है कि तुम लोग लग्जरी कार याchts और प्लेन यूज करते हो ट्रैवल के लिए। मैं आज तुम सभी लोगों को एक कॉमन ट्रांसपोर्टेशन की राइड कराने वाला हूँ और मैं जिस जगह से आया हूँ वो सारे के सारे किसान से भरपूर है। ये लोग एक टिकट भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये बहुत ही बदबूदार और भीड़ भाड़ वाला है। और तभी उस लड़के के नजर अचानक से छोटी लेमन पर जाता है और साथ ही कहता है कि हे छोटी लड़की तुम्हारे सर पे जो सींग है ये बहुत ही ज्यादा अनोखी है, क्या ये कॉस्प्ले है? मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, क्या होगा अगर ये हॉर्न मेरे हेड पर पहन लूं यानी कि ये सींग। और तभी वो छोटी लेमन की सींग पर हाथ रखता है और कहता है कि इसे छूने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तुम इसके मतलब कितना पैसे देकर खरीदे हो, सेलिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे लिए? और तभी छोटी लेमन झट से उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती कि हे चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ को काट डालूंगा। और वो लड़का बहुत जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी उसकी लाइफ टीम पर सभी लोग ये कहने लगते हैं कि हे तुम एक छोटी लड़की को बीट नहीं कर पा रहे हो, वो छोटी सी लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किंजू तुम बहुत ही ज्यादा फेक एक्टिंग कर रही हो। और तभी वो लड़का ये सारे के सारे मैसेज देखने के बाद नाटक करने लगता है, कहती है हाँ गाइस तुम लोग सही थे, तुम लोग देखे कि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और मैं रो रहा था, ये सच में एक एक्टिंग है। और तभी अचानक से उस लड़के का पैर जियाफन की उस बैग के ऊपर लगता है, तो फिर वो उस बैग को व्लॉग में दिखाने लगता है, कहते कि ये दोस्तों देखो ये एक बैग है, ये बहुत ही ज्यादा एक पुराना बैग है और इस गरीब आदमी का बैग है। और फिर वो जियाफन से पूछता है कि क्या तुम इस बैग को कूड़ेदान से उठाया है, ये बहुत ही ज्यादा गंदा है। और फिर उस बैग को एक जोर का लात मारकर कहते कि हे मेरे रास्ते से हट जा। तभी जियाफन थोड़ा सा गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि मेरे लिए बैग यहाँ पर वापस लाओ और जहाँ पर था वहीं पर रख दो। तो तभी वो लड़के फिर से कहते कि हे दोस्तों क्या तुम लोगों ने सुना, इस लड़के का हिम्मत कैसे हुआ कि मैं इस बैग को फिर से वही जगह पर आकर लाऊं जो बैग को इन लोगों ने कूड़ेदान से उठाया है। मैंने सोचा कि तू मेरा लिमिटेड एडिशन स्नीकर को बर्बाद कर दिया है। यानी कि वो लड़का अपने जूते के बारे में बात करता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोग इन दिनों एक बैग भी खरीद नहीं सकता है और पार्ट से बहुत सारा पैसा निकलता है। और उसके बाद वो जियाफन के ऊपर कुछ पैसा फेंक कर मारता है एक नया बैग खरीद के लिए। और उसके फैंस लोग ये देख कर कहने लगते कि उसने फिर से पैसा फेंकना शुरू कर दिया है। और इस लड़के को देख कर देखो इसे तो गरीबी लग रहा है, तुम फिर से उसकी बैग पर उसी के सामने पैर रखो। तो उसके बाद वो लड़का भी कहती कि हाँ जैसे कि मेरा फैंस लोग चाहते हैं कि अगर मैं इसका पैर रखूं तो ठीक है। और उसके बाद फिर से वो उस बैग के ऊपर पैर रखता है। और फिर वो जियाफन से कहती कि हे बच्चे क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक हवा हूँ जिसके साथ तू बात कर रहा है, तू बिहेव कर या ना कर मैं एक सेकंड में तुझे इंटरनेट पर एक्सपोज कर सकता हूँ। और तभी जियाफन जोर से चिल्लाता है कि यहाँ से निकल जा और वो
वहाँ से गिर जाता है वो लड़का। और उसके बाद वो लड़का सोचने लगता है कि अचानक से ये क्या हो गया, मैं अचानक से नीचे क्यों गिर गया। और तभी उस लड़के के फोन में उसकी गर्लफ्रेंड की फोन आती है। तो तभी वो फोन पकड़ते ही उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगता है कि तुम इस बार बहुत ही ज्यादा लगी हो, नेक्स्ट टाइम मुझसे मेरे साथ मिलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। उसके बाद वो लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते करते वहां से चले जाने लगता है। तो तभी इधर से छोटी डेमन उसे देखकर कहने लगती है कि मास्टर मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। तो तभी जियाफान कहते हैं कि देखो इंसेक्ट्स के साथ हमारा डील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर भी छोटी डेमन कहती है कि हाँ मुझे उसके हाथ तोड़ देना चाहिए था। और उसके बाद छोटी डेमन जियाफान से कहती है कि मास्टर मैं बाथरूम पर जाना चाहती हूँ। उसके बाद छोटी डेमन बाथरूम पर जाके अपनी रूप बदल सकती है और वो मनी मन सोचने लगती है कि मैं उतने सारी एनर्जी को मतलब माउंटेन गॉड की एनर्जी को अवशोषित करके मैं अभी अपनी इच्छा अनुसार मेरा रूप बदल सकती हूँ। मैंने अभी तक इस बारे में मास्टर को भी नहीं बताई है। तो उसके बाद छोटी डेमन भेस बदल कर उस लड़के के पास जाकर कहती है कि हे लिटिल ब्रदर। और वो लड़का देखते ही छोटी डेमन फिर से कहती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी राइड है, क्यों ना तुम मेरे साथ आके कुछ मजा करते हैं। और ये सुनते उसका दिल गर्दन गर्दन होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि अरे मैं सिर्फ हैंडसम ही नहीं हूँ बल्कि मैं पॉपुलर भी हूँ और इस खूबसूरत लड़की के साथ मुझे इस ट्रेन पर सफर करने का मौका भी मिल रहा है। और उसके बाद वो लड़का उस ब्यूटीफुल मतलब छोटी डेमन को दिखा दिया और कहते कि फैन देखो ये खूबसूरत लड़की को। और तभी छोटी डेमन उसे पकड़ के बाथरूम पर ले आती है और ले आती वो लड़का सुंदर सा लड़की इतना उतबला मत बनो, क्या तुम इस ट्रेन में मेरे साथ कुछ रोमांच करना चाहता हूँ। और भाई वो लड़का छोटी डेमन की वो वाला चीज देखकर बहुत ज्यादा लालची हो रहा था। समझदारों के लिए इशारा काफी है ना। तभी छोटी डेमन भी कहती कि हाँ आगे जो होने वाली है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। और तभी उस कमरे के अंदर से आउच ये सब आवाज आने लगता है। रुको रुको कहाँ जा रहे हो, पहले तो देख लो। वो छोटी डेमन उस लड़की को बहुत ज्यादा मारने लगती है। वो लड़का कहने लगता है कि स्टॉप इट प्लीज स्टॉप इट। और उसके बाद मार खाते खाते 10 मिनट बीत जाता है। 10 मिनट के बाद वो लड़का बाहर आकर गिरता है 2 पुलिस ऑफिसर के सामने। तो वो लड़का वो दोनों पुलिस ऑफिसर को देखकर कहने लगती है कि हेल्प मी प्लीज। तो तभी वो दोनों ऑफिसर कहते हैं कि हे पैसेंजर्स आपको क्या हुआ, हम दोनों इस ट्रेन का क्रू है, तुम्हें किसने मारा तुम हमको बता सकते हो। और तभी वो लड़का कहते हैं कि अंदर अंदर एक लड़की है, वो डार्क हेयर मतलब काले बाल और लाल ड्रेस पहने हुई है। तो फिर वो दोनों ऑफिसर उस दरवाजे को खटखटाने लगता है और कहे कि अंदर जो भी है बाहर आ जाओ, तुमने एक दोष किया है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। लेकिन छोटी डेमन दरवाजा नहीं खोलती है। तो तभी वो दोनों ऑफिसर उस दरवाजा को खोलता है और खोलते ही देखता है कि एक छोटी सी लड़की। तो तभी छोटी डेमन कहती है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ इस बाथरूम को यूज कर रही हूँ। तो फिर वो ऑफिसर एक छोटी सी बच्ची को देखकर उस लड़का से पूछता है कि हे यहाँ पर एक छोटी सी लड़की क्यों है। सर देखिए आपको कोई भी मिस्टेक हुआ, एक छोटी सी बच्ची तुम्हें कैसे मार सकती है। तो तभी वो लड़का कहने लगे नहीं उसके अंदर बड़ा सा एक लड़की थी। और फिर वो उधर आके छोटे डेमन से पूछने लगती कि हे तुम कहाँ से आ गए हो, वो वायलेंट लड़की कहाँ गई, क्या तुम उसे जानती हो। तो उसके बाद वो ऑफिसर भी पूछने लगते कि हे छोटी लड़की क्या तुम यहाँ पर एक काले फाल और रेड ड्रेस पहनी हुई एक लड़की को यहाँ से जाते हुए देखी। और भाई तभी छोटी डेमन नाटक करने लगती और कहने लगती अंकल मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ, यहाँ पर कोई भी बड़ी बहन नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बच्ची हूँ, मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ। तो तभी वो लड़का ये सुनते गुस्सा हो जाता और कहते कि इम्पॉसिबल, ये छोटी सी लड़की ऑलमोस्ट मेरे हाथ तोड़ ही देती, इसने जरूर से जरूर उस लड़की के साथ मिलकर मुझे मारा है। और तभी वो लड़का जब छोटी डेमन को पकड़ने के लिए जाता है तो तभी दोनों पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि दिन के उजालों में एक छोटी सी लड़की को धमकाने की तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई है, इसे अरेस्ट कर लो। और उसके बाद वो ऑफिसर डेमन को मतलब छोटी डेमन को कहता है कि छोटी लड़की तुम डरो मत, तुम वापस चले जाओ। और इधर छोटी डेमन फिर से नाटक करने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है, मुझे मत पकड़ो। और उसके बाद छोटी डेमन मन ही मन सोचने लगती है कि तू बहुत ही ज्यादा लकी है कि मैंने तुझे मारा नहीं है। उसके बाद वो गाना गाते गाते जियाफान के पास आकर बैठती है। तो तभी जियाफान कहते कि हे तुम देखो तुम गलत लोगों के साथ फिर से पंगा ले रहे हो। तभी वो छोटी डेमन थोड़ा सा शर्मा कर कहती कि मुझे मास्टर बनने की हिम्मत नहीं है। और तभी जियाफान को मूडोंग वांगसू के एजेंट फोन करता है और फोन करते ही कहता है कि मैं मूडोंग की एजेंट कह रहा हूँ, आपके वजह से मूडोंग गुस्सा होकर चाइना चला गया, वहाँ पर जाके एक बड़ा सा डायरेक्टर को अपमान किया है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ और उस डायरेक्टर से माफी मांगो। तो तभी जियाफान कहते कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और फिर ये कहकर जियाफान फोन को काट देता है। जियाफान फोन काटने के साथ ही साथ छोटी डेमन कहती कि मास्टर कौन कॉल किया है, क्या वही बिग स्टार कॉल किया है जिसने आप जिसको प्रोटेक्ट किया था इस जू में। मास्टर मुझे लगता है कि वो लड़की आपकी सौंदर्य की लालची है, आप मूर्ख मत बनिए, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप उनसे दोबारा बात मत कीजिए। और उसके बाद फिर से जियाफान की फोन बजने लगता है और फोन बजते ही फोन पकड़ते ही उधर से मूडोंग कहता है कि मिस्टर ली आई एम सॉरी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ओल्ड फ्रेंड
की डॉटर मूरंग वांगसू ने एक हनन प्रोविंस के बड़े फैमिली को ऑफेंड किया है और उसी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ा कर चुका है। तो तभी जियाफन कहते हैं कि देखो मैं अभी कंट्री से बाहर हूँ तो अभी मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। और उसके बाद छोटी डेमोन को कहता है कि तुम उसके साथ बात करो। तभी फोन पकड़ती छोटी डेमोन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाकर कहने लगती कि हे मूरंग, उस लड़की को बता दो कि मेरे मास्टर के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर दोबारा वो मास्टर को परेशान करे तो मैं उसको गिरफ्तार करके सीख में पका कर खा लूंगी। और इधर जियाफन मनी मन सोच लेते कि मूरंग वांगसू उसका प्यार मेरे ऊपर एक्सप्रेस किया है, लेकिन अभी मैं सामान्य नहीं हूँ तो इस मॉडल लॉ पे मैं कैसे फंस सकता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ जू रुकसी है। लेकिन फिर भी फोन के उस साइड से मूरंग कहते कि हे जियाफन, ये मेरा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से तेरा तो कोई लेना देना नहीं है ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उनके बात कभी भी नहीं सुनना, तुम यहाँ पर कभी भी मत आना। और तभी इधर मूरंग वांगसू के हाथ से कोई फोन छीन लेता है और कहता है कि हे मुझे दो फोन। और फिर कहता है कि और फिर वो आदमी कहता है कि ये तू ही है, तेरे वजह से मैं अपना इन्वेस्टमेंट खोया हूँ और बहुत सारा पैसा का लॉस हुआ है मेरा। अगर तू फिर से मूरंग वांगसू के बिजनेस में अपना टांग अड़ाया तो मैं तुझे पूरा फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनते जियाफन कहती कि ओ अच्छा, तो तू मेरा फैमिली को बर्बाद कर देगा, तेरे इतना हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रहा है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू क्या कर सकता है। तो तभी वो आदमी भी कहता है कि तू मेरे परिणाम को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। तो उसके बाद जियाफन मनी मन सोच लेते हैं कि अगला स्टॉप ही हनन प्रोविंस है और हम लोग अभी जियांग क्लैन के प्रॉब्लम को सुलझाने के रास्ते पर है, लेकिन पहले हम लोग मूरंग वांगसू के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मूरंग वांगसू के साथ उस चाहने के डायरेक्टर को दिखाया जाता है। तो वहीं पर वो डायरेक्टर कहते कि हे मूरंग वांगसू, तू इतना शर्मनाक है कि तू मेरे सामने एक आदमी को फोन कर रहा है। और फिर वो डायरेक्टर मनी मन सोच लेते कि मैं एक अचानक के फेमस डायरेक्टर हूँ, लेकिन वो फिर भी उसे टच नहीं मुझे करने दे रही है। मूरंग वांगसू, इतना अहंकारी होने की कोई जरूरत नहीं है, भले मैं तुझे नहीं टच कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अलावा कोई तो ऐसा है जो तुझे टच कर सकता है। तभी मूरंग वांगसू की मैनेजर कहती है कि डायरेक्टर झाओ, वो सारे के सारे कॉल एक वाले गलत दिशा में थी। और तभी डायरेक्टर झाओ कहने लगते कि क्या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की मूरंग, लास्ट टाइम हम लोग इंटरनेशनल डायरेक्टर रायन ओवर्ट से काम कर रहा था, लेकिन तुमने अचानक से किसी से परमिशन लिए भी नहीं उस शो को मिडिल में छोड़ दी। क्या तुम जानते हो कि इस मूवी का पब्लिसिटी पहले हो चुका है और बहुत सारे फैंस ये जानते हैं कि मेन लीड एक्ट्रेस में है मूरंग। जब वो सारे के सारे लोग उम्मीद लेकर आएगा वो देखेगा तो तब क्या होगा। मैं बहुत सालों से इस एंटरटेनमेंट बिजनेस पर हूँ और ये पहली बार है जब मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, मेरा चेहरा मैंने खो दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर ने मुझे पीछे से बहुत ज्यादा गाली दी, ये सब कुछ का दोषी तुम हो मूरंग वांगसू। फिर वो आदमी मन मन सोचने लगता है कि उस समय मुझे ये बोला गया था कि मेरे पूरी जीवन में मुझे कभी भी इन्वेस्ट नहीं मिलेगा और कोई भी इन्वेस्टर कभी भी मेरे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर मुझे कभी भी कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो मैं कभी भी मूवी नहीं बना पाऊंगा। मैं 1 घंटा से भी ज्यादा समय लेकर घुटने के बल बैठ कर भीख मांगा। और उसके बाद फिर से वो मूरंग वांगसू को कहता है कि तुम्हें सिर्फ अभी एक ही काम करना है, हमारे इन्वेस्टर के साथ, मूवी के इन्वेस्टर के साथ एक ड्रिंक पीना होगा। अगर तुम उन लोगों को खुश कर पाए तो हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद वो डायरेक्टर फिर मन मन सोचने लगती कि मेरे करियर और फ्यूचर के बारे में सोचता हुआ मूरंग वांगसू को मुझे आज ही ले जाना होगा। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम मिस्टर नी के साथ एक बार खाना खाओ। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो और तुम ना कहने वाले कौन होती हो? तुम्हें कोई भी राइट नहीं है ना कहने की। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर ये तुम्हारे वजह से नहीं होता तो वो पूरी तरह से वो मूवी फेल नहीं होता। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही ज्यादा खराब रहा। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ। तुमने सारे के सारे क्रू को नीचे खींच लाया और अभी सिर्फ इस सिचुएशन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मिस्टर नी के साथ रात्रि भोज करना पड़ेगी। ये सिर्फ एक डिनर पार्टी है, पूरी क्रू मेंबर सारे आपके ऊपर ग्रेटफुल रहेगा। और इसके अलावा मैं तुम्हें हॉलीवुड दुनिया में ले जाने का भी सोच रहा हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम एक फेमस मूवी स्टार, मतलब वर्ल्ड की फेमस मूवी स्टार बन जाओ तो तभी मूरंग वांगसू कहती कि मैंने मना कर दी है और फिर कहती है कि सिर्फ डिनर पार्टी की बात है ना, अगर ये इतना ही आसान है तो फिर आप क्यों नहीं चले जाते? ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम करना क्या चाहती हो, मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। और ये सुनते वो डायरेक्टर जाओ फिर से गुस्सा हो जाता है, कहती कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, तुम क्यों क्रू मेंबर के बारे में नहीं सुन रहे हो, तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो? और इधर वांगसू की असिस्टेंट सोचने लगी कि मैं यहाँ पर मिस को सिर्फ लाई थी मिस्टर झाओ से माफी मांगने के लिए, लेकिन मिस इतना ज्यादा स्ट्रेट है कि वो सीधा मिस्टर झाओ को ऑफेंड करती, यानी कि नाराज करती। और ये ली जियाफन यूजलेस है, उसने बहुत बार उसे कॉल किया लेकिन उसने कोई भी सपोर्ट नहीं की। तो उसके बाद मूरंग वांगसू फिर से कहती है कि डायरेक्टर झांग, मुझे किडनैप करने के बारे में सोचना भी मत, अगर मैं नहीं भी चाहती हूँ फिर भी मूवी कभी भी सक्सेस नहीं होगी। चलिए मैं आपकी स्क्रिप्ट से बात शुरू करती हूँ। आपने जो स्क्रिप्ट राइटर ढूंढी वो 3rd रेट के है और वो बहुत ही ज्यादा बेकार और अश्लील है। अभी मैं सेकेंडली आपकी स्पेशल इफेक्ट के बारे में बात कर लेंगे, वो लोग एकदम अनप्रोफेशनल है, बहुत ही बेकार। और थर्डली आप हमेशा से दर्शकों को बेवकूफ बनाने के लिए मूवी बनाते हैं और वो लोग आपकी बकवास को सुनने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो तभी वो डायरेक्टर जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये सुनकर और
कहता है कि कोई भी एक्ट्रेस मेरे सामने ऐसे बिहेव करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। मूडोंग वांगसू यहाँ पर नॉनसेंस की तरह बातें मत करो। तभी मूडोंग की असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर झाओ इतना गुस्सा मत होइए, वो जस्ट कंफ्यूज है। उसके बाद वो मिस्टर झाओ को समझाती कि मिस्टर झाओ देखिए इतने गुस्सा मत होइए, मिस वहाँ पर जाना नहीं चाहती है इसीलिए क्योंकि मिस्टर नाई के लिए, वो मिस्टर नाई को लेकर थोड़ा सा चिंतित है। सुना है कि ये निशाओ एक रियल प्ले बॉय है और उसका फैमिली अभी चूरू से अभी हनन नॉर्थ के हनन पे आया है और इसी वजह से मिस अभी डर रही है। उसके बाद डायरेक्टर झाओ कहते कि ठीक है बकवास बंद करो, अभी तुम डायरेक्टली बता दो तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद वो असिस्टेंट फिर भी कहती है कि इनफैक्ट हनन में मेरी एक क्लासमेट है, वो एक रिच फैमिली की यंग मैन है और वो लोग एक ही सर्कल में रहते हैं। उसके बाद डायरेक्टर झाओ कहते हैं कि तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन हम लोगों को एक साथ ही जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा क्लासमेट कुछ भी नहीं कर पाता है तो मूडोंग को जरूर से जरूर निशाओ को हैप्पी और कंफर्टेबल करना पड़ेगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम लोग कभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और कोई भी काम नहीं कर पाओगे और मैं दूसरे बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ मिलकर तुम लोग ये काम बंद करवा दूंगा। तुम लोग एकदम टॉप की स्टार से एकदम थर्ड रेट के स्टार बन जाओगे और तुम लोग सभी लोग तुम लोगों को घृणा करेगा। तो उसके बाद मूडोंग वांगसू भी थोड़ा सा राजी हो जाती है और फिर कहती है कि लेकिन अगर नीम मुझे फोर्स करने की कोशिश करे तो मैं अपनी जाल जोखिम कर डालने के भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दूंगा। तो उसके बाद वो असिस्टेंट भी कहती है कि ओके ठीक है, मैं अपनी क्लासमेट का अभी के अभी फोन करती हूँ। और कुछ समय बीतने के बाद वो असिस्टेंट कहती है कि दैट्स ग्रेट, अभी बहुत हो गया, मेरा क्लासमेट राजी हो गई है। और तभी वहाँ पर जियाफान आ जाते आते कहते कि हमें छोटा सा बच्चा, ये सारे के सारे इंसेक्ट है। और तभी मूडोंग वांगसू जियाफान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसे देखकर मूडोंग वांगसू थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती तुम मेरे लिए आए हो यहाँ पर। और सीधा जियाफान के सामने जाकर उसे हक कर रोने लगती है और मनी मन सोचने लगती है कि वो सचमुच आ गया, मैं जिसका सपना देख रहा था, ऐसा लगता है कि सपना सच हो गया। तभी ऐसा देखती ही छोटी लेमन गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मास्टर मैं जानती थी ये मैंने मतलब ये लड़की आपके ऊपर ऐसे रहेगी, हे मेरे मास्टर की बॉडी से हट जा। तो उसके बाद जियाफान कहते कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया गया हूँ, अभी तुम्हें कोई भी धमकाने का हिम्मत भी नहीं करेगा। और फैन की ये बात सुनते मूडोंग वांगसू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इधर वो डायरेक्टर झांग जियाफान को देखकर मन ही मन सोचने लगते है कि वो एक पुराना बैग कैरी कर रहा था। मैंने सोचा कि वो जब उसे फॉल किया तो मैंने सोचा बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन ये तो एक गरीब कमीना नहीं। तो उसके बाद वो डायरेक्टर जियाफान से कहता है कि हे मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम यहाँ पर इंटरफेयर मत करना, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर आ गए हो। तो तभी जियाफान कहती है हे तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे मुंह के ऊपर चिल्ला रहा है, तुम्हारे लिए नी फैमिली क्या है, उन लोगों को मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगना होगा। और ये सुनते वो डायरेक्टर जाओ गुस्सा हो जाता है, शट अप, क्या तू जानता है कि तू किन फैमिली के बारे में बात कर रहा है, तू पागल हो गया है, तू निशाओं की रेपुटेशन को कैसे बर्बाद कर सकता है, तू उसकी एक उंगली का भी योग्य नहीं है, तू अगर उसका एक भी बाल नोच लेगा ना तो वो उसे कुचल देगा। तो अगर तुझे इतना ही पसंद है अपना बड़ाई करना तो तू फिर हमारे साथ निशाओं के ऊपर चल, मैं देखना चाहती हूँ कि तब भी तू इतना अहंकारी कैसे हो सकता है। तो उसके बाद वो असिस्टेंट मूडोंग वांगसू को कहने लगती कि अगर आप ऐसे आदमी को पसंद करते हैं जो इनफ है, मतलब अच्छा है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप एक ली जियाफान के तरह नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चे को पसंद करते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और तुम दोनों अलग दुनिया से हो। और तभी मूडोंग वांगसू कहती है कि सिस्टर लियू तुम मेरी बात सुनो। और फिर से वो लियू जियाफान से पूछने लगती कि हे मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ से हो, तुम घर पे क्या करते हो। तो तभी जियाफान कहते हैं कि मैं ली फैमिली से हूँ फॉर इंचू। तो ये सुनते लियू कहती कि इंचू ये तो एक गरीब स्मॉल सिटी है और मैंने ली फैमिली के बारे में तो कभी भी नहीं सुना है, ये एक गरीब बच्चा है जिसके पास ना तो पैसा है और ना तो स्टेटस, और वो उसका इतना हिम्मत कि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। क्या तू जानता है वो उसका जो कुछ भी हाल है वो सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। नी फैमिली अभी अभी चूजू से हनन पर स्थानांतरित हुआ है और तू ये कह रहा है कि तू इतना हिम्मत कि वो लोग तेरे ऊपर घुटने के बल बैठकर माफी मांगेगा। अगर तू स्मार्ट है तो तू नी के सामने जाके माफी मांगेगा। और तभी इधर मूडोंग वांगसू कहने लगती कि हे मुझे विश्वास करो वही है जो मुझे उस किडनैपर से बचाया था। और ये सब कुछ सुनने के बाद मूडोंग वांगसू भी सोचने लगती कि मैं भी जब जियाफान से पहली बार मिली थी मैं भी उसे ऐसे ही नीचा दिखाती रही, लेकिन जब वो मुझे उस फैक्ट्री से बचाई थी तो तभी मैंने अपना माइंड बदल ली थी एंड आई फॉलन इन लव विद हिम। तो तभी वो लड़की कहती है कि ये लियो कहती है कि मैंने सुना है कि वो सारे के सारे काम करने के लिए रेन तियानजिंग वो रिस्पॉन्सिबल था। तो तभी जियाफान कहते कि अगर ये मूडोंग वांगसू के हेल्प करने के लिए बात नहीं होता तो तुम दोनों मेरे साथ बात करने के भी नहीं पा सकते। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उन लोगों को मौका नहीं मिलता जियाफान के साथ बात करने का। मेरे आंखों के सामने ये नी फैमिली का एक कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है, उन लोगों को ये चाहिए कि वो लोग मेरे सामने घुटने के बल बैठकर माफी मांगना चाहिए। तो ये सुनकर वो डायरेक्टर कहती कि आई होप कि तुम तब भी इतना ही एरोगेंट रहोगे जब हम लोग नी शाओकुन से मिलेंगे। उसके बाद वो मन ये सोचता है कि इस लड़के को सिर्फ एक बार नी शाओ के पास ले जाता हूँ, उसके बाद वो इसका देखभाल कर लेगा। तो उसके बाद लियो कहती है कि ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे यंग लोग हैं तुमसे भी बहुत बेहतर है और वो लोग तुमसे भी ज्यादा बेहतर, रिस्पेक्टफुल और मॉडेस्ट भी है। तुझे क्या लगता है कि तू सिर्फ इतना इसीलिए इतना अच्छा है कि तू अपने ऐसे बात कर सकते हैं? तू जितना ज्यादा ऐसे बात
बात करता है उतना ही ज्यादा तुझे एरोगेंट और तुच्छ मतलब शेमलेस लगता है। तो तभी जेफन कहती है कि बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो उसके बाद वो डायरेक्टर झा अपनी कार में चले जाता है और जाते जाते कहते कि इस गरीब लड़कों को मेरे कार पे आने मत देना, मुझे डर है कि ये मेरे कार को गंदा कर देगा। उसके बाद वो लोग कार पे बैठकर जाने लगता है और तभी अचानक से वो लड़का आ जाता है जो लड़का उन लोगों ने मतलब ट्रेन पर पीटा था छोटी डेमन ने। तो वो लड़का वहाँ पर आकर भी कहने लगता है कि आज एक बहुत ही बड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है, एक दोनों लोगों के बीच में फाइट होने वाला है, एक है मोडोंग वांगसू सुपरस्टार और एक है बिग डायरेक्टर। इस टॉपिक पर बहुत सारे ट्रैफिक और लॉट ऑफ हिट भी है, लेकिन मैं जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी ट्रेन और मोडोंग वांगसू ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, हम लोग जल्दी इसे ब्रॉडकास्ट करेंगे। और उसके बाद वो कैमरे में मोडोंग वांगसू को दिखाता है और सभी लोग कमेंट करने लगता है कि वाओ ये तो सचमुच बिग स्टार मोडोंग है, हाँ ये तो मोडोंग है, वाओ। तो तभी सिस्टर लियो कहती कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, वो एक बिग स्टार है, तुम उसकी पॉपुलैरिटी को बर्बाद कर दोगे। तो उसके बाद वो लड़का अपनी पॉडकास्ट बंद कर देता था। उसके बाद सिस्टर लुई फिर से कहती है कि मिस्टर नियो का स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई है, हम लोग उसके साथ कैसे बात कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग तुम लोगों को इन्वाइट किया है, कोई बात नहीं ये तुम्हें मेरे लिए करना होगा। तो तभी वो लड़का कहते कि डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई से नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मैं निशाओ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लड़का कार पे बैठ जाता है। कार पे बैठने के बाद कहते कि हालांकि मैंने सुना है कि नी फैमिली चूजू में बहुत बड़ा लॉस किया है, एक यंग लड़का ने उन लोगों का राज्य छीन लिया है और इसी कारण है कि साओ जब से हनन प्रोविंस पे आया है उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम्हारे लिए जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है उस व्यक्ति को तुम्हारे साथ मत ले जाओ। तो तभी मिस लियो कहती कि मैं इस लड़के को मतलब इस बच्चे को लेकर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन इस बच्चे ने कहा कि उसकी आंखों के सामने निशाओ एक कुत्ते जैसा है, वो उसके सामने घुटने के बल बैठकर माफी मांगेगा। और ये सुनते ही वो लड़का बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते कि क्या तुमने क्या कहा, और फिर जेफन की तरफ देखकर कहते कि हे गरीब कमीने, तू लोग कहाँ से आ गया, तू लोग हर जगह पर क्यों रहता है, निशाओ के बारे में बकवास करने का तेरा हिम्मत कैसे हुआ, अभी के अभी मैं तुझे खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। तो तभी जेफन का मूड खराब ऐसे ही रहता है। तो जेफन कहते कि देखो अगर एक बार भी तू चिल्लाया ना तो तुझे खिड़की से बाहर निकल दूंगा। तो ये सुनती वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ, तू मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है। और तभी मिस लियो उसे रोकती है और कहती कि हे वो एक गरीब लड़का है, मतलब गरीब कंट्री के लड़का है, वो कभी भी दुनिया नहीं देखी है, उसके साथ लड़ना तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, तुम्हारा वैल्यू क्यों तुम लूज करोगे। तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं इस बार ली के लिए तुझे छोड़ दिया, अगर तू दूसरी बार ऐसे नॉनसेंस की तरह बकवास करता है तो मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। और उसके बाद मोडोंग वांगसू को कहती कि हे वांगसू अपनी बॉयफ्रेंड को देखो, इस लड़के के साथ रहकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जू कहीं उससे हजारों गुना बेहतर है। तो तभी मोडोंग वांगसू कहती कि तुम नहीं जानते हो, वो दुनिया के सबसे बेस्ट मैन है और मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मैं इसके साथ मिली। और उसके बाद जेफन से कहती है कि जेफन तुम लियो के बात मत सुनना क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानती है। और इधर छोटी डेमन उसे देखकर मन मन सोच लगती कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तो ये सुनते लियो कहती है कि देखो मैं लोगों को तुमसे बहुत ही बेहतर जानती हूँ और तुम क्या कहने की कोशिश करी हो कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हें तो यही सलाह दूंगा कि तुम मेरी बात सुनो। तो तभी वो लड़का कहते कि मैं कभी भी नहीं सोचा था कि एक फिल्म स्टार इतना भी डम होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग निशाओ के घर में चले जाता है। तो उसके बाद वहाँ पर जाते ही जेफन को वो लड़का कहता है कि देखो जब तुम निशाओ को देखोगे तो अपना बिहेव थोड़ा सा ठीक कर देना, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगा, तुम सिर्फ उसके सामने प्रणाम करके भीख की दया मांगना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और निशाओ के घर में वो डायरेक्टर पहले से ही होता है। तो वो निशाओ को कहता है कि निशाओ मैं यहाँ पर पहले से ही मोडोंग को ले आ चुकी हूँ और मैंने वो सब कुछ कर लिया है जब मुझे करना चाहिए था, आपको जो करना चाहिए आप कर सकते हैं, लेकिन वो अगर वो आपकी बात नहीं मानती है तो मैं उसकी देखभाल करूंगी। तो उसके बाद निशाओ कहती कि सिंस तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो तो इसलिए मैं तुम्हारी मूवी में इन्वेस्टिंग करने के लिए राजी हूँ। तो ये सुनते वो डायरेक्टर झाओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते कि थैंक यू मिस्टर नी। लेकिन तो तभी वो नी कहते है कि लेकिन क्या, लेकिन एक गरीब लड़का है जो मोडोंग वांगसू को प्यार करता है और मोडोंग वांगसू भी उसे फॉलो करती है, लेकिन मैंने उसे पहले से ही चेतावनी दे रखी है कि मोडोंग ही ऐसा लड़की है जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन उस लड़के ने मेरे बात को नहीं सुना और वो ये भी बोला कि आप अगर उसको देखेंगे तो आप उसे ग्रैंडफा बोलकर पुकारेंगे और घुटने के बाल बैठकर भीख के माफी मांगेंगे। तो ये सुनते वो नहीं कहते कि किसका इतना हिम्मत कि वो मुझे ऐसा कह रहे हैं, मैं अभी के अभी उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बाद वो सभी लोग भी उसके घर के अंदर चले जाते थे। तभी लियो कहती है कि मिस्टर झाओ मैंने अपने क्लासमेट को फोन किया है और उसने बहुत सारे दोस्तों को साथ यहाँ पर लेकर आए हैं, तो हम लोग अभी मिस्टर नी से बात कर सकते हैं। तो तभी वो लड़का कहते
कहते कि डोंट वरी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके बाद वो दो लड़कों को कहते कि तुम दोनों अपना अपना फोन पकड़ो। और फिर उनके सारे फैंस लोगों को कहने लगते कि हे फैंस लोग सब जब इतना ही देखो कि मैं बड़े स्टार और इतने बड़े डायरेक्टर के बीच में जो कोलैप्स है यानी कि उन लोगों का जो झगड़ा है वो कैसे सुलझाता हूँ। तो उसके बाद वो लड़का नी के पास जाकर कहते कि वो फैन एक गरीब लड़का है और वही है जो मूडोंग वांगसू को पीछा कर रहा है यानी कि परेशान कर रहा है। तो इसलिए मैं मूडोंग को कहा था कि वो पर्सनली आके आपके साथ माफी मांगे, मतलब आपके पास से माफी मांगे। तो इसीलिए थोड़ा सा प्लीज मुझे रिस्पेक्ट दीजिए और इसके बारे में भूल जाइए। और तभी नी उस लड़के को जोर का मुक्का मारता है और कहते कि आखिर क्या है, तू है कौन, तेरा प्राइड से मेरा क्या होगा। तो तभी वो लड़का उठकर कहते कि ये सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, मैं गधा हूँ कि आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली ये मेरा पूरा ही फॉल्ट नहीं है, वो लड़का है जो मूडोंग को ऐसे जाना नहीं देगा। तो तभी डायरेक्टर झांग भी कहते कि निशाओ ये लड़का सही कह रहा है, ये सब कुछ उस गरीब लड़के की वजह से हो रहा है। अगर वो लड़का नहीं होता तो आपने जितने भी सारे पैसा इन्वेस्ट किया था वो एक भी नहीं गिरता। और तभी इधर निशाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है इस बात को लेकर कि वो दोनों आपस में सिबली बात करता है। तो वो निशाओ कहते कि तुम दोनों सिबली की बात करते हो और मैं इस नाम से सबसे ज्यादा डेमोस नफरत करता हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे और मेरे सामने इस नाम को मेंशन करने का। तो उसके बाद डायरेक्टर झाओ कहते कि आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस लड़के को आपके पास अभी भेजूंगा माफी मांगने के लिए। और निशाओ के पीछे ही जियाफान होता है। तो जियाफान को वो डायरेक्टर कहने लगती कि हे कमीने, तो अभी के अभी उसके सामने घुटने के बल बैठ जा और उसे नमस्ते कर। और इधर ये लड़का भी कहने लगती कि हे अपने घुटने के बल बैठ जा और माफी मांग निशाओ से। और उसके बाद वो उसके सारे फैंस लोगों को ये कहते हैं कि फैन देखो मैं तुम लोगों के लिए पर्सनली नी फैन से थप्पड़ खाया, ये टेस्ट करने के लिए वो एक बहुत ही टॉप नॉच यंग मास्टर है, उसका स्लैब बहुत ही सारा औसम है। लेकिन अभी समय आ गया है लाइव ब्रॉडकास्ट का टाइटल चेंज करने का। अभी मैं दिखाऊंगा कि निशाओ एक गरीब आदमी को कैसे मारता है। तभी सभी लोग कमेंट पर ये स्पैम करने लगते कि हे ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है ये लड़का। और कोई लोग ये भी कहने लगते कि हाँ मैंने तो इस लड़के को अभी अभी घर पर तो देखा। तो और एक लोग भी कहने लगते कि हाँ मैंने भी देखा, अरे ये हाँ इसे तो अभी अभी हम लोग पैसेंजर ट्रेन में देखा था। और उसके बाद मिस लियू भी कहती कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुम इतना एरोगेंट हो कि तुम निशाओ को भी ये कह रहे हो कि तू वो तुम्हारे सामने घुटने वाले टेके। अभी मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ कि तुम्हारे एक हिम्मत है, तू निशाओ के सामने ये बताकर दिखाओ। और तभी डायरेक्टर झाओ भी कहते कि हे लीजिए फन तेरा अगर हिम्मत है तो अभी अभी निशाओ के सामने ये बोलकर दिखाओ। तभी वो लड़का भी कहते कि हे ज़ेफन लगता है कि तू डर गया है। हालांकि मानता हो कि नी फैमिली अभी अभी चूहियों से यहाँ पर है, लेकिन वो लोग फिर भी अभी भी टॉप टियर में है। तेरा इतना हिम्मत कैसे हो कि तू उसकी बदनामी कर रहा है। फिर वो लड़का मन ही मन ये सोचता है कि एक बिग स्टार होने की वजह से मेरा अभी पॉडकास्ट में 1 मिलियन व्यूज हो चुका है। इस तुम लोग भी वीडियो में मेरा व्यूज ला दो यार, व्यूज ही नहीं आ रहा है इस मंगा को, क्या करूं। प्लीज अफान मैं चाहता हूँ कि तू 1 मिलियन लोगों के सामने घुटने के बल बैठ कर मुझसे और निशाओ से माफी मांग, मैं तेरा घर को मेरे पैरों तले कुचल दूंगा। तो तभी ज़ेफन कहता है कि मेरे नजर में ये नी फैमिली एक ट्रस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर निशाओ घूमकर मुझे देखता है तो वो घुटने के बल बैठ जाएगा और दया के भीख मांगेगा। और तभी डायरेक्टर झांग कहते कि निशाओ क्या हमने इन लोगों की बात सुना, ये लड़का इतना जंगली है कि आपके रहने का बावजूद भी वो ये सबका कह रहा है, वो आपको थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। अगर आप उसे ठीक ठाक से नहीं पीटते हैं तो आप दिखा नहीं पाएंगे कि आप कौन है। तो तभी वो लड़का भी कहते कि हाँ ये सही है, अगर तुम निशाओ को पोक करने की हिम्मत करते हो तो हानन प्रोविंस के सारे अमीर बच्चे तुम्हारे दुश्मन बन जाएगा। नी की स्टेटस और पोजीशन के अनुसार तुझे मारना बहुत ही ज्यादा आसान है। और इधर मिस लू मूडोंग वांगसू को कहने लगती कि अभी तुझे कोई भी नहीं बचा सकती है। ली ज़ेफन को अभी देख निशाओ कैसे कुचल देता है। तो तभी ज़ेफन कहते कि क्या तुम लोगों को ये स्ट्रेंज नहीं लग रहा है कि हम लोग जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब तुम लोग जिसको निशाओ कह रहे हो वो इतना डरा हुआ है कि वो अपना मुंडी घुमाकर भी मुझे नहीं देख रहा है। और ये सुनते वो लड़का हंसने लगता है, कहते कि तुम्हारा क्या मतलब है कि निशाओ पीछे मुड़कर तुझे देखेगा तो तू मतलब वो डर जाएगा, ये तू ये मत सोचना, मतलब निशाओ ये सोच रहा है मतलब तुझे देखना वो नहीं चाहता है। और तभी वो निशाओ उठकर उस लड़के को एक जोर का लात मारता है और कहते हैं कि डैम तू मुझे परेशानी में डर रहा है, तू जानता है। और इधर वो ली ज़ेफन को देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकते, क्या वो ली ज़ेफन है? हमारा नी फैमिली ऑलरेडी भागकर हनन आ ही गया है, लेकिन वो फिर से यहाँ पर क्यों आ गया है? यहाँ तक कि मेरी अंकल बहुत नीहू एक ग्रेट आदमी था, वो एक महान मार्शल आर्ट था, और ऐसे आदमी को अगर ली ज़ेफन मार सकता है तो मैं उसको कैसे पोक करने की हिम्मत कर सकता हूँ। और जब निशा उस डायरेक्टर के करीब जाने लगता है तो वो डायरेक्टर डर के कहने लगती है कि मेरा कुछ नहीं बता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसको भी एक जोर का मारता है और फिर कहता है कि ये सब कुछ तुम दोनों का गलती है, तुम दोनों के वजह से फिर से मैं इस डरा अपने आदमी के साथ मिल रहा हूँ। और उसके बाद वो लास्ट में ज़ेफन के सामने घुटने का पल बैठ जाता है और कहने लगती है कि मिस्टर ली ये सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और सभी लोग ये पॉडकास्ट में देख रहा होता है तो वो लोग कमेंट
कर रहा होता है कि डैम फेमस निशाओ एक्चुअली उस गरीब बच्चे के सामने माफी मांग रहा है अपनी घुटने का बल बैठकर कि ये गरीब लड़का उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद जियाफन सिस्टर लियू से कहते हैं कि मैं तुमको कहा था ना कि वो जब निशाओ मुझे देखेगा तो वो अपने घुटने का बल बैठकर मुझसे माफी मांगेगा, क्या अभी तुम मुझ पर बिलीव करते हो? तो मिस लू डर के मारे कहने लगती कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ। फिर जियाफन कहता है कि मैं उसके कान में एक थप्पड़ मारूंगा, फिर भी वो एक भी वर्ड कहने का हिम्मत नहीं करेगा। और इधर निशाओ थप्पड़ खाने के बाद भी कहता है कि मिस्टर ली मुझे मारा है क्योंकि वो मेरे लिए चिंता करते हैं। और उसके बाद जियाफन फिर से कहता है कि तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू मूरोंग वांगसू के बारे में सोचा, साइड में जा और अपने आप को थप्पड़ मारता रहे। तो तभी वो निशाओ भी कहती कि हाँ आप जैसा कहते हैं। और इधर ये तीनों जियाफन को देखकर बहुत ज्यादा डर में रहता है। और फिर भी वो लड़का कहते कि हे ली जियाफन तू अभी क्या करेगा, क्या तेरा इतना भी हिम्मत है कि तू मुझे मार सकता है? और तभी जियाफन अपनी एनर्जी की मदद से उस लड़के को एक जोर का थप्पड़ मारता है। और थप्पड़ मारने के बाद उस डायरेक्टर के पास जाता है, जाकर कहता है कि तू तो मुझे फोन पर बहुत ज्यादा धमकी दी थी कि तू मेरा फैमिली को बर्बाद कर देगा। उसके बाद जियाफन इसे भी एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरा जीव काट दूंगा। और तभी डायरेक्टर की फोन में एक कॉल आता है। डायरेक्टर फोन पकड़ते ही कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, रॉयल फैमिली यहाँ पर आ रहा है? और उसके बाद डायरेक्टर जियाफन से ये कहता है कि ली जियाफन तूने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन अभी यहाँ पर रॉयल फैमिली आ रहा है द कैपिटल, तू उन लोगों के साथ बराबरी नहीं कर सकता है। अगर मैं तुझे सच कहूँ तो मेरा अभी इंटरटेनमेंट में एक दोस्त काम करता है, वो अभी मुझे फोन कर ये बताया कि रॉयल फैमिली अभी के अभी यहाँ पर आने वाला है। वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं मोनी मूवी पर इन्वेस्ट करने के लिए। अगर तू मुझे मारने की हिम्मत भी करता है तो वो लोग तुझे नहीं छोड़ेगा। और इधर ये लड़का मनी मन सोचने लगते कि ये रॉयल फैमिली इंपीरियल कैपिटल में इस नी फैमिली से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। रॉयल फैमिली के सामने ये नी फैमिली एक इंसेक्ट की तरह है। और इन दोनों फैमिली का शक्ति का पावर मतलब आप आसमान जमीन का फर्क है। और इधर निशाओ भी ये सोचने लगते कि रॉयल फैमिली यहाँ पर बहुत जल्दी आ रहा गया है। अभी मेरा फैमिली का पिछला शर्मनाक चीज जो हुआ है मेरे का वो बदला लेगा। अभी ली जियाफन अभी तेरा लग बहुत ही ज्यादा। तो उसके बाद वो डायरेक्टर झाओ कहते हैं कि तू हम लोगों के सामने तो बहुत ज्यादा मतलब साहस दिखा रहा है, रॉयल फैमिली के आने के तक इंतजार कर, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ कुछ ही मिनट का बाकी है, उसके बाद रॉयल फैमिली यहाँ पर आ जाएगा और हम लोग देखेंगे कि वो एक गरीब आदमी को मतलब गरीब लड़के को कैसे मार डालता है। तो डायरेक्टर झाओ मतलब सिगरेट जलाकर खड़ा होकर ये सब बात जियाफन को कह रहा होता है। तो जियाफन कहता है कि हे क्या मैंने तुझे बोला था कि खड़ा होकर तू मेरे साथ ऐसे बात कर? तो ये सुनकर वो झाओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो झाओ फिर से कहता है कि तो उसके बाद जियाफन फिर से कहता है कि मैं कभी भी इस कैपिटल फैमिली मतलब रॉयल फैमिली के बारे में कभी भी नहीं सुना था। अगर वो लोग यहाँ पर आते तो मैं जैसा कहूंगा उन लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों का अंत ठीक जैसे तुम लोगों का हुआ वैसा ही होगा। तो ये सुनकर वो झाओ भी कहते हैं कि ओके ठीक है, बाद में देखेंगे कि कौन घुटने टेकता है और कौन मेरे मुंह पे ऊपर पंच मारता है। और इधर मिस लियू ली मनी मन ये सोचने लगती है कि आखिरकार ये गरीब लियो जियाफन एक गरीब शहर का गरीब लड़का है, वो हनन प्रोविंस का उसका कोई जड़ भी नहीं है। तो वो कम्प्लीटली मतलब रॉयल फैमिली के खिलाफ ऐसा बोलने का साहस कहाँ से आता है उसे? शाही फैमिली का लेवल इस नी फैमिली से कई गुना ज्यादा है। वो रॉयल फैमिली डायरेक्टर झाओ को इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि ये झाओ डाओ मूरोंग और इस्तेमाल नहीं करेगा। और उसके बाद वो जियाफन से कहती है कि जियाफन अगर तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करते तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाते और उसका करियर भी बर्बाद नहीं होते। और तभी जियाफन जवाब देता है कि तुम सिर्फ स्टार्ट होम के लिए इस कम्युनिटी के बाहों में मूरोंग को भेजना चाहती थी। तो उसके बाद मिस लिवली फिर से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ? सिर्फ एक ही रास्ता ये करने से, क्योंकि रॉयल फैमिली यहाँ पर आ रही है। मैं देखूंगी कि तू इससे कैसे बचेगा और शाही परिवार के साथ यानी कि रॉयल फैमिली के साथ कैसे डील करेगा। तो तभी जियाफन भी जवाब देते हैं कि ओके इस अर्थ में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसे मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद जियाफन जाकर चेयर पर बैठ जाता था। उसके बाद लिवली फिर से कह देगी तू नहीं जानता है कि तू किसके बारे में बात कर रही है, मैं बाद में देखूंगी कि तू कैसे रोती है। और इधर डायरेक्टर झांग भी सोचने लगते हैं कि ये रॉयल फैमिली इस कैपिटल में सबसे बड़ा फैमिली है। उन लोगों के कंपेयर में ये ली जियाफन पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा पत्थर है। तो उसके बाद कुछ समय बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और रॉयल फैमिली वहाँ पर चले आता है। और डायरेक्टर झाओ उन लोगों को देखते कह लगते हैं कि अरे बाप रे वो लोग तो आ गए हैं। और वो सिस्टर वांग को देखते कहता है कि सिस्टर वांग प्लीज इधर आइए आइए आइए। तो ये दोनों लड़के रॉयल फैमिली से है। तो एक का नाम है फेई और एक का नाम है चिहान। तो तभी डायरेक्टर झाओ फिर से कहते कि मिस वांग मैंने रॉयल फैमिली के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं हूँ मिस्टर झाओ जिसको आप ढूंढ रहे हैं। मैंने बहुत सारे टीवी शो और मूवीज बनाया है इस टाइम में। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप आपका पैसा मेरे ऊपर लगाएंगे तो एब्सोल्युटली आपका। तो तभी मिस वांग कहती कि हे मेरे रास्ते से तू हट जा, मैं तेरे लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ।
हूँ। तेरे जैसा थर्ड रेट का डायरेक्टर मेरे साथ बात करने के लिए कोई भी राइट नहीं है तेरे पास। और उसके बाद वो सीधा आकर जियाफान को नमस्ते कहती है और कहती है कि हेलो मिस्टर ली, आई एम फी वांग और ये मेरी भतीजी वांग चिहान, रॉयल फैमिली ऑफ द कैपिटल। मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, क्या आप? और ये देखकर सभी लोगों का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। और उसके बाद वो लोग ये सोचने लगते हैं कि यहाँ तक कि नी फैमिली के पास भी इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो लोग रॉयल फैमिली यानी कि वांग फैमिली के साथ दोस्ती करे। लेकिन ये ली जियाफान है कौन जिसके साथ वो लोग दोस्ती करना चाहते हैं? और उन लोगों का एटीट्यूड भी देखो बहुत ही ज्यादा लो है। तो उसके बाद जियाफान जवाब देता है कि यानी कि जियाफान कहता है कि देखो मैंने इस शाही परिवार यानी कि रॉयल फैमिली के बारे में कभी भी नहीं सुना है और हर एक इंसेक्ट को मेरे साथ फ्रेंडशिप करने का अधिकार नहीं है। तो तभी छोटी डेमन भी कहती कि हाँ ये सही है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम हमारी मास्टर की फ्रेंड बनने के लिए काबिल भी नहीं हो। और इधर डायरेक्टर झांग ये देखकर मन ही मन सोचने लगते कि ये लड़का कितना अहंकार है, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए ऑफर दे रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है। तो उसके बाद मिस वांग भी कहती कि हाँ मिस्टर ली सही कह रहे हैं, मिस्टर ली एक बहुत ही बड़ा आदमी है, हम लोगों के साथ अगर आप फ्रेंडशिप करेंगे तो आपकी स्टेटस बहुत ही ज्यादा गिर जाएंगे। लेकिन मैं फ्यूचर में आपको ये वादा कर सकती हूँ कि अगर आप वांग फैमिली के साथ दोस्ती करेंगे तो हम लोग आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। और उसके बाद मिस वांग जियाफान को अपनी कॉन्टेक्ट नंबर देती है और ये देकर वो लोग वहाँ से चले जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग बाहर चले आती है। तो उसके बाद बाहर आते ही हिचन कहती कि आंटी ये ली जियाफान लड़का हुआ कौन, वो बहुत ही अहंकार से बात कर रहा है, वो लोग हमारी वांग फैमिली को कोई भी भाव भी नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद मिस वांग भी कहती है कि जी हाँ तुम उसको बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, ली बहुत ही ज्यादा ग्रेट मैन है और वो हमारे वांग फैमिली के साथ मतलब इक्वल क्वालिफिकेट है। तो उसके बाद फिर से चिहान ये कहते हैं कि वो किस तरह के बड़े आदमी है, मैं कैपिटल में बहुत सारा उससे भी बेहतर बड़े बड़े आदमी को जानती हूँ। तो उसके बाद मिस वांग फिर से कहती कि जब मैं चू राज्य में यानी कि चू स्टेट में काम कर रही थी तब ऐसा कुछ हो जो तुम नहीं जानती हो। कई सारे मास्टर को ये नीहू जैसा फैमिली के आदमी लोग बहुत ज्यादा मार मतलब हराया था। लेकिन जब मिस्टर ली स्टेज पर यानी कि मैदान पर उतरा और तभी वो एक ही थप्पड़ में नीहू को मौत की घात उतर दिया और वो नीहू ग्रैंड मास्टर बनने से सिर्फ 1 सेकंड दूरी में ही था। लेकिन मिस्टर ली पहले से ही वो एक ग्रैंड मास्टर है और कुछ समय पहले ये नीहू इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो लोग चूजू में चू फैमिली के हेड को मारने के लिए एसोसिएशंस को भेजा था। लेकिन चू फैमिली के साथ मिस्टर ली की फ्रेंडशिप होने के नाते इस नी फैमिली को हानन प्रोविंस पर भेज दिया गया। मैंने क्विकली अपनी फैमिली को इसके बारे में रिपोर्ट किया और मेरी फैमिली ने इसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेकर मुझे ये कहा कि मैं मिस्टर ली के साथ दोस्ती करूँ, तो इसलिए मैं मिस्टर ली के पास आई। देखो हमेशा से एक बात ये याद रखना कि अगर तुम लोगों के पास यानी कि हमारे पास अगर ग्रैंड मास्टर है तो हम लोगों का फैमिली एक ग्रेट महान फैमिली बन जाएगी। और अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो अगर हम लोग मिस्टर ली के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये हम लोगों के रॉयल फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर थोड़ी सी काम पर फंस गई थी तो इसलिए मैं चूजू में मिस्टर ली को वही पर खो दी और उसके बाद बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद मिस्टर ली के पता चल रही। जैसे ही मैं सुनी कि वो हनन प्रोविंस पर है मैं बिना रुके दौड़ पड़ी। हालांकि मिस्टर ली ने हमारा ऑफर को रिजेक्टेड कर दिया लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। और मजे के बात तो ये है कि वो कुछ कीड़े वो लोग उस लोगों का ये भी आइडिया नहीं कि वो किन लोगों के साथ बात कर रहे हैं। वो लोग मिस्टर ली के सामने चिल्लाने की हिम्मत की। सचमुच उन लोगों के पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लब रूम को दिखाया जाता है। वही पर डायरेक्टर जॉन्ग फिर से खड़ा होकर ली मिस्टर ली कुछ कहने वाला होता है तो तभी जियाफान फिर से कहता है कि जैसे कि मैं तुझे पहले ही कहा था कि तुझे खड़ा होने के लिए कौन कहा, अपने घुटने के बल बैठ जा। और उसके बाद वो डायरेक्टर जियाफान के सामने घुटने का बल बैठ जाता है। तो जियाफान कहता है कि तू मूडंग वांगसू की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है और दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर उसे मारना भी चाहता है। तो उसके बाद डायरेक्टर झंग बहुत ज्यादा डर के मारे कहने लगते कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो उसके बाद जियाफान कहते हैं कि अभी बहुत लेट हो चुका है, मैं तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, तू उसका करियर बर्बाद करना चाहता था है ना, मैं भी देखूंगा तू बिना हाथ के कैसे फिल्म बनाता है फ्यूचर में। और फिर उसे चोर का एक लात मारता है और कहता है कि गेट लॉस्ट, ऐसा निकल जा। और इधर निशा और वो लड़का कहने लगता है कि मिस्टर ली हम लोग गलत थे, प्लीज हम लोगों का लाइफ को मतलब जान बख्श दीजिए, हम लोगों का हाथ मत कटिए। और उसके बाद वहाँ पर से वो सभी लोग चले जाने लगता है। तो तभी मूडंग वांगसू मन मन जियाफान को देखकर सोचने लगती कि लिटिल जियाफान ने जो कुछ भी किया है मैं वो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये क्रूएल भी था, लेकिन वो मेरे लिए खड़ा हुई। अभी मैं खुशी के मारे मर रही हूँ, मेरे चारों तरफ सिर्फ खुशी ही खुशियां हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियाफान और वो सभी लोग जब वहाँ से चले जाता है तो वो व्लॉगर लड़का वाला लड़का कहता है कि वो राक्षस वहाँ से चल गया। और उसके बाद वो नी को कहने लगते है कि क्या इस बच्चे को हमें जाना देना चाहिए था, भले तुम और मैं मिलकर इस बच्चे को हरा नहीं सकते लेकिन हम लोगों के पास अभी भी शोंग शाओ है, क्या हुआ अगर वो इस कैपिटल का राजा है, हम सभी लोगों को सब एक
एक सीध काम करना होगा और हम लोग उसे मार सकते हैं। और जब वो जब फोन लगाने की कोशिश करते तभी वो देखते कि उसका हाथ कट जाता है और इधर छोटी डेमन देखकर मन ही मन हंसने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो उसके बाद लिवली जियाफन को पुकारने लगती है और जाकर कहती है कि ली जियाफन, आई एम सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। और उसके बाद इधर मूडोंग वांगसू भी कहती है कि जियाफन, मुझे मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं तुम्हें रात के डिनर के लिए इन्वाइट करूँ तो कैसी रहेगी। तो उसके बाद ये सुनकर जियाफन जवाब देता है कि नो, आई एम गुड। और उसके बाद छोटी डेमन कहती है कि मास्टर, वो इंसेक्ट ने आपको बहुत ही ज्यादा प्रोवोक किया, अगर आपकी जगह पर मैं होती ना तो मैं वो लोगों को कब का खा लेती, आप उन लोगों को जाने क्यों दिया। तो तभी जियाफन भी जवाब देता है, वो लोग सिर्फ एक कीड़ा है, मैं उन लोगों का कोई भी परवाह नहीं करता हूँ। तो उसके बाद जियाफन फिर से कहते कि चलो हम लोग चलते हैं, क्योंकि मेरा पापा ने अभी अभी मुझे एक मैसेज करके ये बताया कि अंकल जियांग की बेटी हम लोगों के लिए ट्रेन स्टेशन पर इंतजार कर रही है। उसके बाद वो लोग अपने अपने बैग लेकर ट्रेन से उतर जाता है और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है। रेल स्टेशन के बाहर दो लड़की इंतजार कर रही होती है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम जिस पर्सन के लिए इंतजार कर रही हो वो पर्सन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है, आखिरकार वो है कौन, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि उस पर्सन के लिए आपको इंतजार करना पड़ रही है। तो तभी वो लड़की कहती है कि रेन, वो मेरे पापा की एक पुरानी दोस्त की बेटा है, वो इंजू से ट्रेन से यहाँ पर आए हैं। अगर मेरे पिता ये मेरे को नहीं कहती तो मुझे एक सेकंड भी इंतजार नहीं करना पड़ती। मुझे अभी एक कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन के लिए बात करने का मुझे इस बात से डर है कि हम लोग अगर यहाँ पर और भी थोड़ा इंतजार करेंगे तो मुझे इस बात से डर है कि मैं उसे खो दूंगी। तो तभी वो लड़की यानी कि हान कहती है कि इंजू ये तो एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल टाउन कंट्री साइड है, इंजू के एक लड़का बिना किसी रीजन के तुम्हारे पास क्यों आएगी, उसका कोई ना कोई तो मोटिव्स होगा ही, तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो उसके बाद वो लड़की फिर से कहती है कि वाई द वे, मेरे कजिन मुझे फोन करके बताया कि उसने मुझे मदद करने के लिए एक आदमी को भेजी है और उसने मुझे ये भी कहा कि उसके साथ अच्छा बिहेव कर। अंकल जियांग की बेटी सोचने लगती है कि मेरी कजिन ने मुझे बताया है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा सादा सीधा है, मतलब सिंपल है और ये हम लोगों की फैमिली के प्रॉब्लम को सुलझाने में हमारा जरूर मदद करेगा। लेकिन जियांग फैमिली में अभी जो उथल पथल चल रही है उसे एक आदमी से हल नहीं किया जा सकते हैं। मेरी कजिन ने पहले इसके बाद पहले भी बहुत सारे लोगों को भेजी थी, लेकिन वो सारे के सारे लोग गायब हो गए थे। मुझे इस बार भी यकीन है कुछ भी नहीं होने वाली है, लेकिन मेरी कजिन कभी भी मुझे झूठ नहीं बोलेगी और वो चुचू में वैंग ग्रुप की सीईओ है और उसने मुझे ये भी बताया है कि वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, तो ये सही भी हो सकती है। तभी उसके साथ और एक जो लड़की खड़ा होती है तो वो पूछते उसके नाम है रेन। तो वो पूछते हैं कि वो कौन है जिसने तुम्हारे काजिन तुम्हारे पास भेजी है, क्या उन्होंने कोई पिक्चर भेजी है। उसके बाद अंकल जियांग की बेटी कहती कि लेट मी सी, मुझे उन्होंने तो कुछ फोटो सेंड किया है, देखने दो। उसके बाद वो सारे के सारे फोटो को चेक करने लगती है जियाफन की, लेकिन वो सारे के सारे फोटो जियाफन के पीछे की तरफ दिखा रहा है, मतलब उसका फोन शायद नहीं दिखाई दे रहा है। तो रेन कहती है कि तुम्हारी कजिन ने तुम्हें जो कुछ भी फोटो भेजी है ये फोटो देखकर लग रही है कि ये सारे के सारे चुराए हुए फोटो हैं, मतलब छुपके से लिए हुआ फोटो। और तभी उसकी मोबाइल पे और एक मैसेज आता है और कहता है कि ये ली सॉन की पिक्चर है, मतलब जियाफन की फोटो है, गलत आदमियों को मत चुनना, ये देखो। और तभी वो लोग जियाफन की फोटो को दिखता है और तभी अंकल जियांग की बेटी ये फोटो देखकर रेन को कहने लगती है कि रेन, ये ली जियाफन को और कजिन ने जो फोटो भेजा है इन दोनों को एक जैसे लग रहे हैं ना। ये सुनते रेन कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम्हारी कजिन चुजू में नंबर 1 फीमेल सीईओ है और ये लड़का एकदम ऑर्डिनरी लड़का है, वो तुम्हारी कजिन को कैसे जान सकता है। तभी उसकी बात सुनकर जियांग की बेटी भी कहती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, एक गरीब लड़का चुजू की मेरी कजिन को कैसे जान सकती है। और तभी वहाँ पर जियाफन आ जाता है और जियाफन को देखते ही अंकल जियांग की बेटी कहती कि क्या तुम अंकल ली की बेटे हो, ली जियाफन राइट। तभी वो जियाफन के हाथ में वो फटी हुई बैग को देखती है और देखने के साथ ही साथ वो सोचने लगती है कि उसके हाथ में ऐसे एक बकवास सा बैग है, वो किस तरह के आदमी है, मैंने जैसा सोची थी फिर वैसे ही है वो। उसके बाद जियाफन कहते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ। और तभी वहाँ पर रेन चले आते, रेन आती कहती कि हे तुम इतना धीमे क्यों हो, क्या तुम्हें समय के कोई अंदाजा नहीं है, क्या तुम जानते हो कि जिंदन और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आधे घंटे से इंतजार कर रही है और आपने हमारे समय को बर्बाद कर दिया है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाना सीखो। अगर मेरी बॉयफ्रेंड आज यहाँ पर 100% पर नहीं आती तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतजार भी नहीं करती। तभी जियाफन कहती कि मैं किसी चीज की वजह से बीच में ही रुक गया था। और इधर जिंदान सोचने लगती है कि पहली मुलाकात में 3 घंटे लेट, ऐसा लगता है कि वो लड़का मुझे इजू से ही फॉलो कर रहा है। और उसके बाद जिंदान भी जियाफन के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती कि ली जियाफन, तुमने हम लोगों को बिना किसी रीजन के यहाँ पर 3 घंटे से इंतजार करवाई। मुझे आज एक कंपनी में सीईओ के साथ बात करनी थी, क्योंकि तुम लेट करके आई तो वो लोग मेरे लिए और इंतजार नहीं करी। ये $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था और तुम्हारे वजह से मुझे ये लॉस हो गया, तो क्या तुम मुझे भरपाई कर पाओगी। तभी जियाफन जवाब देता है कि ये मेरे लिए कोई बड़े बात नहीं है। और ये सुनते जिंदान कहते हैं कि हे तुम्हारे पास तो एक बहुत ही बड़ा मुंह है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि ये कहने के लिए तुम्हारे पास $10 मिलियन है। तो उसके बाद जियाफन कहती कि हाँ मैं यहाँ पर हनन प्रोविंस अंकल जियांग को रिप्लाई देने के लिए आया हूँ, मेरे पापा की लाइफ को बचाने के लिए। तो ये सुनते जिंदान कहने लगती है क्या कभी भी तुमने क्या
कहा तुम उस फेवर को रिटर्न देने के लिए यहाँ पर आए हो। ये सुनते ही रेन भी हंसने लगती है और कहने लगती कि तुम वापस देने के लिए आए हो। तुम इंजो के एक गरीब लड़का कैसे उसके काइंडनेस को यानी कि दयालुपन को वापस कर सकते हो। तुम तुम्हारे साथ एक छोटी लड़की को भी लेकर आए हो, तुम्हें शर्म आने चाहिए। और तभी इधर जिन को कुछ याद आती है और वो सोचने लगती है कि वेट एक मिनट, मुझे अभी अभी याद आ रही कि मेरे पापा ने इसके बारे में मुझे किसी बात किया था। पापा ने इंजू में अंकल ली को ये प्रॉमिस किया था कि ली जेफन के साथ मेरी शादी, लेकिन अभी इसका 20 साल गुजर चुके हैं। अभी इस पुराना फैशन में कौन याद रखते हैं। लेकिन मेरी पापा बहादुर से पक्के आदमी है, वो अपने प्रॉमिस से कभी भी नहीं पीछे मुड़ते हैं। क्या ऐसा भी हो सकती है कि ली जेफन इसी बात के लिए यहाँ पर आई है। हालांकि मेरी फैमिली अभी पतन की ओर जा रही है, लेकिन उसके जैसे एक गरीब लड़का, ना तो जिसके पास पैसा है ना बैकग्राउंड, ये पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे साथ मैच करे। और यहाँ तक कि वो मेरे साथ बराबरी की भी नहीं है, और वो यहाँ पर मेरे पापा की काइंडनेस की बदला चुकाने के लिए आए हैं। उसके बाद जेफन कहते हैं कि मुझे अंकल जियन के पास लेकर चलो, मैं उसे पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये सुनते ही जिन मनी मन सोचने लगती है कि ये फॉक्स जल्दी अपना पूंछ दिखाने लग रही है। उसका मतलब क्या है कि वो पर्सनली जाकर थैंक्स कहेगी। वो जल्दी मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन इससे शादी करने से बेहतर मैं मर जाऊंगी। क्यों ना हम उसे कुछ मुश्किल पर डांट ले और उसे वापस जाने पे मजबूर कर दे, इसमें पिताजी भी गुस्सा नहीं होंगे। उसके बाद वो अपनी चालाकी को शुरू कर देती और जियफन से कहती कि ली जियफन, तुमने तो अभी भी मुझे ये कहा था कि तुम मुझे $10 मिलियन वाली नेगोशिएशन में मदद करने वाली हो, तो फिर अभी ये करो और मुझे करके दिखाओ। ये सुनती जियफन मनी मन ये सोचता है कि गोल्डन एली के सारे बिल्डिंग बिक गए हैं और मेरे पास अभी लाखों डॉलर है। भले मैं अपनी पॉकेट से $10 मिलियन आसानी से दे सकता हूँ, लेकिन मेरा पापा ने ये कहा है कि मैं उन लोगों की फैमिली की प्रॉब्लम्स को हल करने में उन लोगों को मदद करूँ। उसके बाद जियफन उसे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन है, मैं तुम्हारे लिए उसके साथ नेगोशिएशन करूंगा। तो ये सुनती जिन कहती है कि मुझे इस बात से डर है कि तुम मर न जाओ। वो रॉयल फैमिली का एक ब्रांच है, अगर मैं तुम्हें कहूंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। वो रॉयल फैमिली इस शहर की कैपिटल है, वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर हम लोग एक बार उस रॉयल फैमिली के साथ पार्टनरशिप करने में सफल हो जाते हैं तो फिर से हमारा जियांग फैमिली और एक बार टॉप फैमिली पर आ जाएगा। तो ये सुनते जियफन कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है। वो रॉयल फैमिली मेरे साथ दोस्ती करने के लिए भीख मांग रहा है, मैं अभी उन लोगों को फोन करता हूँ। और इसे सुनते जिन थोड़ा सा शॉक हो जाती है और गुस्सा भी हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। रॉयल फैमिली तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए भीख मांग रही है, तुम इतना ज्यादा डींगे हाथ हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आता है। और तभी जियफन उस रॉयल फैमिली को फोन लगाता है और तभी इधर रेन जिन की हाथ पकड़कर कहने लगती कि हे जिन, उसे देखो, उसकी एक्टिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी को धोखा देने की कोशिश कर रही है। तो उसके बाद जिन भी कहती कि मैं पहली बार ऐसे अजीब आदमी के साथ मिल रही हूँ, और वो ये भी कह रहा है कि वांग फैमिली उसके साथ दोस्ती करने के लिए भीख मांग रहा है। उसके बाद रेन कहती कि भूल जाओ इसके बारे में जिन, जंगल में बहुत सारे के पक्षी होते हैं, तुम बिना कुछ लिए अपना वैल्यू डाउन क्यों कर रही हो। और उसके बाद जिन फिर से कहने लगती कि मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि कैसे झूठ बोला जा सकते हैं। तभी रेन भी कहती कि देखो वो अभी कभी कहेगी कि सिग्नल खराब है या तो वो कॉल नहीं पकड़ रहे, मैंने ये सब कुछ बहुत सारा देखा है। तो उसके बाद जिन जियफन से पूछती है कि क्या हुआ, रॉयल फैमिली से तुम्हारे दोस्त क्या कहा तुम्हें। तो उसके बाद जियफन कहते कि फोन स्विच ऑफ है उन लोगों का। और ये सुनते रेन कहने लगती है कि जिन, तुमने सुना, मैं कहा था ना तुम्हें, मैं एकदम सही हूँ। तभी इधर छोटी डेमन जियफन से कहने लगती है कि मास्टर ये दोनों लड़की बहुत ही ज्यादा बेकार है, आप यहाँ पर उन लोगों को मदद करने के लिए आए हैं और वो लोग आपके साथ कैसे बिहेव कर रही है। चलिए हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और जियांग कबीले को यानी कि जियांग क्लैन को अपने आप पर छोड़ देते हैं। तभी जियफन कहती कि इन लोगों की बात छोड़ो, ये लोग मेरे सामने इंसेक्ट हैं। उसके बाद वो लोग कार पे बैठकर जाने लगते थे। तभी जिन फिर से कहती कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे लिए चाइना वापस जाने के लिए तुम्हारा रिटर्न टिकट भी करवा दूंगा और तुम्हें 2 लाख साथ में यून्स भी दूंगी और तुम्हें अभी के अभी ये हनन प्रोविंस छोड़कर जाना होगा। तो तभी रेन भी कहती कि देखो तुम्हें पैसा पाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ रही है, तो तुम हाँ क्यों नहीं कह देते हो, हे तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ये 2 लाख यून्स काफी नहीं है। तो उसके बाद जियफन कहते कि मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ अंकल की काइंडनेस की दयालुता वापस देने के लिए। एक बार जब मैं अंकल का काइंडनेस का बदला चुका दूंगा तो आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और जहाँ तक नेगोशिएशन की बात है, तुम लोग सिर्फ ये देखना कि वो लोग तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें कैसे भीख मांगते हैं तुम्हारे पास से। और ये सुनते रेन कहने लगती कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी हो, यहाँ तक कि मेरी बॉयफ्रेंड की कंपनी का भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो लोग हस्ताक्षर करने की हिम्मत करते हैं, और तुम्हें लगता है कि वो लोग मतलब साइन करने के लिए भीख मांगेंगे। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि तुम बहुत ही ज्यादा झूठे हो। और इधर जिन मन ही मन सोच लिखती है कि पता नहीं मेरे कजिन ने जो आदमी भेजा है वो कहाँ है, और मुझे इस बात से भी डर है अगर मैं उस 10 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती हूँ तो हमारे जिंग क्लैन कभी भी नहीं आगे बढ़ पाएगी और डाउनफॉल होती रहेगी, हम लोग निश्चित रूप से लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और तभी अचानक से उसकी कार में सामने एक औरत चले आते और जियफन भी इसे देखकर कहने लगती कि हे
हे सामने देखो। तो जिन जब कार रोकती है, रोकने के साथ ही साथ वो देखती है कि उन लोगों के कार के सामने बहुत सारे लोग हैं। तो वो कहने लगती है कि अचानक से हम लोगों के कार के सामने इतने सारे लोग क्यों आ गए। तभी जियाफान कार से बाहर निकल कर आगे की तरफ जाने लगता है और ये देखकर जिन कहने लगती है, हे ली जियाफान, तुम कार से बाहर क्यों उतरे हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके बाद जियाफान उस औरत के सामने जाते तो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि ये औरत दिन के उजालों में यहाँ पर सड़क में क्यों सोई हुई है। तो तभी और एक बंदा कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसे स्ट्रोक आया है। तो तभी जियाफान जब जाने लगते हैं तो बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि हे उससे करीब भी मत जाओ, बी केयरफुल, क्योंकि ये कोई ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं। और तभी इधर जिन भी कार से उतरती है और उतरने के साथ ही साथ कहने लगती है कि हे ली जियाफान, तुम वापस चले आओ। ये लेडी शायद ये भी हो सकती है कि वो जानबूझकर रास्ते पर गिरी हुई है। और उसके बाद जिन मनी मन ये सोचने लगती है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, क्योंकि वो इस सानन में नए हैं और अगर वो एक बार इस ब्लैकमेलर के हाथ में पड़ जाए तो ये साफ मुझे की हिसाब करने पड़ेगी। उसके बाद रेन भी कार से उतर जाती है और जाकर कहने लगती है कि ऐसी चीजों पर तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इस चीज से सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद जियाफान जब उस लेडी को उठाती है तो ये देखकर सभी लोग कहने लगता है कि डैम, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले जाकर मदद करता। उसके बाद वो लेडी जियाफान को कुछ कहने की कोशिश करती है। तो तभी जियाफान कहता है कि क्या आप ठीक है। उसके बाद वो लेडी कहती है कि मुझे मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो लेडी कहने लगती है कि अचानक से मेरी बॉडी में गर्म महसूस हो रही है। उसके बाद जियाफान फिर से पूछता है कि क्या आप अभी ठीक है। तो वो लेडी कहने लगती है कि हाँ थैंक यू। इधर जियाफान मनी मन सोचने लगती है कि वहाँ पर जियाफान को मतलब इमोर्टल एनर्जी को महसूस होता है। तो जियाफान सोचने लगते है कि इस शरीर के मतलब इस लड़की के शरीर से तो कोई इमोर्टल एनर्जी नहीं आ रहा है, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है। उसके बाद जियाफान वहाँ से जब चले जाने लगता था तभी वो लेडी कहने लगती है कि हे मिस्टर वेट अ मिनट। तभी जियाफान कहते हैं कि आपको क्या कुछ चाहिए। उसके बाद वो लेडी फिर से कहती है कि सर मेरे पास एक एशियन फूलदान है, क्या आप इसे एक बार देखना चाहेंगे। प्राइस ये इसका नेगोशिएशन वाला है, मतलब हम लोग प्राइस लोग डिस्कस करके ले सकते हैं। तभी वहाँ पर पीछे चल से जिन्न चले आते हैं और जिन्न आते ही कहने लगते हैं कि मैं सही था, तो तुम्हारा बड़े के लोग मिल गया तुम्हें, तुम्हारे जैसे ही लोग इसके झांसे में फंस सकते हैं। तभी वहाँ पर रेन भी चले थे और रेन आते कहने लगती कि तुमने मेरी बात को नहीं सुनी तो इसलिए तुम अभी भी ब्लैकमेल के शिकार हो चुके हो। उधर जो बाकी सारे लोग खड़े होते हैं वो लोग भी कहने लगते हैं कि शायद आज इस आदमी का बैड लक है। तभी और एक बंदे कहते हैं कि मुझे लगा ही था, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्यों और अगर सड़क पर पड़े रहेगी। तो उसके बाद जिन जियाफान से कहती कि जियाफान अभी बेस्ट वे यही है कि तुम खुद पुलिस को फोन करो। देखो ये पैसों की मैटर नहीं है, ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए, नहीं तो ये दूसरे बार और कोई लोगों को फंसा सकते हैं। तो तभी इधर रेन भी कहने लगते कि हाँ ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो इनके जैसे और भी लोग साहस मिल जाएगा उन लोगों को। तो तभी वो लेडी भी कहने लगती कि आप लोग मुझे गलत समझ रही हैं, मैं चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने वाली नहीं हूँ, मुझे सचमुच पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एंटी क्यू मतलब ये एशियन प्राचीन चीज एक फेक नहीं है, ये चीज मेरे लिए मेरे ग्रैंडफादर ने छोड़ के गई थी। और उसके बाद वो एशियन पीस को उस दिखाता है। तो ये देखने के साथ ही साथ जिन कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे एक टूटी हुई बोतल को बिकने की, इसे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इसे कोई गार्बेज से उठा कर लाए हो। और तभी इधर रेन भी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों से पैसा हड़पने के लिए ऐसा जमीन पर झूठ बोल रहे हो। तो तभी वो औरत कहने लगती है कि मेरा इरादा इस फर्श पर लेटने का नहीं था, और अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती तो मैं अपनी पुश्तनी चीज को नहीं बिकती मतलब बेचती। और इधर जियाफान अपनी सुप्रीम पीपल के मदद से उस चीज को देखता है और उसी चीज को देखने के साथ साथ वो देखता है कि उसके अंदर एक बहुत ही खास चीज रखा हुआ है। और तभी जियाफान सोचने लगती है ओह अच्छा, तो इस इमोर्टल एनर्जी इसी लॉकी का फूलदान से आ रहे थे। तो उसके बाद वो लेडी फिर से कहती है कि अगर आप इस एंटिक पीस को चाहते तो आप 10,000 नहीं 5,000 इनफ है। तो उसके बाद जियाफान कहता है कि ठीक है मैं इस चीज को लूंगा। और उसके बाद जियाफान एक चेक पर साइन करके उसे दे देता है। और वो देखने के साथ ही साथ वो लेडी कहने लगती है कि 1 लाख। और फिर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5,000 ही चाहिए। उसके बाद जियाफान कहती है कि हाँ तुम इसे रख सकते हो, ये तुम्हारा है। उसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहने लगती है वो ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी एक्स्ट्रा पैसा बाद में लौटा दूंगी। और उसके बाद जियाफान अपना नाम और फोन नंबर बताकर वहां से चले जाता है कार में उड़कर। तो तभी कार में जाते जाते जिन्न कहने लगती कि हे जियाफान, क्या तुमने नहीं देखा वो लड़की क्या है, झूठ कह रही है, वो तुम्हें मुल्लू बना दिया। मुझे नहीं पता कि आप ऐसी टूटी हुई बोतल पर इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया, और वैसे भी उसे 5,000 की जरूरत है, तुम उसे 1 लाख क्यों दिए हो। अगर तुम उसे 5,000 दे देते तो बात खत्म हो जाती। और तुम इतना अमीर दिखाने की क्या जरूरत है, तुम बहुत ही ज्यादा नाटक कर सकते हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो। उसके बाद जिन्न मन ही मन ये सोचने लगते कि ये आदमी अपने आप को क्या समझती है, ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा मूर्ख समझते हैं, जितना जल्दी हो सके उतने ही जल्दी हम लोगों को इससे छुटकारा पाने की कोशिश करना होगा। और इधर रेन भी कहने लगती है क्या तुम सचमुच ऐसी मतलब एंटीक चीज को देखकर बता सकते हो कि ये रियल है या फेक, मुझे तो ऐसे कबर वाली चीज ऐसे फोकन में भी दे फिर भी मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट है, वो अंकल जियांग के घर में चले जाता है। तो वहाँ पर जाने के साथ ही साथ अंकल जियांग की बेटी यानी कि जिन्न जियाफान से कहती है कि ली जियाफान, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन तुम्हारा प्लान एकदम
प्लेन हो गया क्योंकि मेरा पापा अभी हॉस्पिटल पर है, मैं तुम चाहकर भी उसे देख नहीं सकते हो। और तभी वो लोग घर के अंदर जाते ही देखते हैं कि उसके पापा और आंटी घर में ही है। तो वो अपने पापा और आंटी को कहने लगती है कि क्या आप लोगों के ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर नहीं होने हैं, आप लोग घर में क्यों आ गए हैं। उसके बाद उसके आंटी कुछ कहने वाली होती थी, तभी अंकल जियांग उसे रोक देता है और दोनों के साथ ही साथ इधर कहता है कि जिनरन, मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेशन पर जाके अंकल ली की सॉन्ग को पिक करने के लिए, क्या ये लड़का वही है। और उसके बाद वो जियाफान के सामने जाकर कहने लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है और तुम अपने पापा की तरह एकदम हो। तुम एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़के हो, तुम जब छोटे थे तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा गला लगा था। उसके बाद अंकल जियाफान के हाथ में वही बैग दिखता है और देखने के साथ साथ कहते हैं कि क्या वो वही बैग है जो मैं आपके पिता को 10 साल पहले दिया था, ठीक वैसे ही है अभी भी। उसके बाद जियाफान कहते हैं कि हेलो अंकल जियांग, मैं हूँ ली जियाफान। पापा आपकी दयालुतापन के बारे में हमेशा मुझे कहते रहते हैं और मैं इसलिए हनन प्रोविंस आया हूँ आपको ये दयालुता वापस देने के लिए। उसके बाद जियाफान सोचने लगती कि उस समय मेरा पापा और जब मेरी माँ की क्लैन की तरह आक्रमणित हुई थी, मतलब मेरा माँ की क्लैन के लोग उन लोगों को जब मारना चाहते थे, तभी अंकल जियांग ऐसा व्यक्ति है जो उन लोगों को बचाया है। तो तभी एक आंटी कहती कि ओ अच्छा, तो तुम्हें ली जियाफान हो, अगर मेरा बड़े भाई वहाँ पर नहीं होता तो तुम्हारे माँ और पापा को पीट पीट कर मार डाला होता, और ऐसे भी इसीलिए मेरे बड़े भाई को इतना ज्यादा मारा है कि वो अभी तक ऊपर नहीं हुए हैं, मतलब ठीक नहीं हुए हैं। और मेरी ब्रदर की वजह से अभी उसकी मतलब वो ऐसी सिचुएशन की वजह से हमारा जियांग फैमिली फर्स्ट क्लास से अभी थर्ड क्लास पर आ चुकी है। ये सब कुछ तुम्हारे पिता की गलती है, तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। जियांग फैमिली में तुम्हारा कोई भी स्वागत नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम हम लोगों के लिए फिर से बैड लक हो जाओगे। और इधर जिनरेन भी मनी मन बहुत ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि जिनरेन भी ये नहीं चाहते कि जियाफान लोगों के घर में आए, और आंटी भी सेम ही बात कर रही है। और तभी अंकल जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगते हैं कि शट अप बहन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपने जबान पर ताला लगाओ, लोगों के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं, तुम मेरे बात को क्यों नहीं समझते हो। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे 40 साल हो गए हैं लेकिन तुम्हारे अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम्हारी अच्छी किस्मत बर्बाद हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम ऐसे कठोर बात करते हो। क्योंकि ली जियाफान हमारे यहाँ पर आए हैं तो वो हमारे लिए ऑनर की बात है, जैसे कि तुम लोगों के पास उसके साथ अच्छा बिहेव करने के लिए समय नहीं है तो तुम लोग उससे दूर जाओ। और मैंने अपनी इच्छा से ब्रदर ली को बचाया था और अभी तक मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। और तभी अंकल को अचानक से खांसी आने लगती है और अंकल के मुंह से खून निकलने लगती है। तभी इधर जिनरेन ये देखने के साथ ही साथ कहने लगती है कि पापा आपको खांसी के साथ इतना सारा खून क्यों आने लग रही है। और उसके बाद वो आंटी से कहती कि आंटी पापा अभी भी इतना बीमार है तो आप उसको अस्पताल से क्यों वापस लेकर आए हैं। उसके बाद उसके आंटी कहने लगती है कि जिनरेन तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ये बताऊं, लेकिन क्या कहूँ, मुझे और तुम्हारी पापा को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद जिनरेन कहने लगती है कि पापा आप लोगों को हॉस्पिटल से कैसे बाहर निकाल दिया, अगर आप ऐसे रहते हैं तो आपका शरीर और भी खराब हो जाएगा। उसके बाद जियाफान अंकल जियांग से पूछता है कि अंकल जियांग क्या आपको ये बीमारी पुरानी 20 सालों में बीती हुई जो चोट लगी है उसके वजह से हो रही है। और तभी अंकल जियांग भी कहते कि हम तुम्हारी माँ की क्लैन में एक बहुत ही ज्यादा ग्रैंड मास्टर था जो कि मतलब जिसके पास बहुत ही खतरनाक ताकत थी, और फिर वो अपनी छाती पर वही निशान को दिखाता है, इसी घाव के वजह से उसका ये सब हो रहा है। और उस समय उसने अनजाने में मुझे जोर से थप्पड़ मारा था और उसी वजह से उसका जो पॉइजन है मेरे शरीर के अंदर चले गया और ये 20 साल के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और कि मैं मोमबत्ती की तरह मर रहा हूँ। और तभी अचानक से अंकल जियांग के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगती है और अंकल जियांग वहीं पर बैठ जाता है और वो लोग कहने लगते कि वेक अप डैड, वेक अप, उठ जाइए पापा, उठ जाइए। और जिनरेन ये कहने लगती कि कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। सभी इधर जियाफान कहता है कि अंकल जियांग की बीमारी को मैं क्योर कर सकता हूँ। और ये सुनती उसके आंटी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहने लगती है कि क्या कहा तुमने। ली जियाफान तुम यहाँ पर किस तरह की जोक मारने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तक कि हनन प्रोविंस की सबसे बेस्ट डॉक्टर भी मेरी ब्रदर की इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक कर पाओगे, तुम अपने आप को क्या डॉक्टर समझते हो। उसके बाद जियाफान कहते कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर से जिनरेन कहती है कि देखो ली जियाफान अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो यहाँ पर चुपचाप रहो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो प्लीज। तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़का आ जाता है और लड़का आते कहते है कि बाहर कोई आदमी आया है जो आकर कह रहा है कि मास्टर की पुरानी बीमार को वो ठीक कर सकता है। और ये सुनते आंटी कहने लगती कि क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेडिसिन किंग यहाँ पर आ गया है। तभी वो जिनरेन को कहने लगती कि हे जिनरेन तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मेडिसिन किंग की उत्तराधिकारी यहाँ पर आ रही है। जब वहाँ पर मेडिसिन वैली का किंग यानी कि मास्टर यो चले आता है तो उसे देखने के साथ ही साथ वो आंटी कहने लगती है कि मास्टर यो आप मेरे भाई की बहुत पुरानी जख्म को ठीक करने के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद वो मास्टर यो कहता है कि मेरा मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि माउंटेन से नीचे जाकर ट्रेनिंग करेंगे। तो तभी मैं इधर से गुजर रही था, मतलब इसके पास से जा रहा था, तभी मैंने सुना कि जियांग फैमिली के मास्टर 20 साल की पुरानी घाव से अभी भी रिकवरी नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उन्हें देखने के लिए आया और ब्लेसिंग देने के लिए आया। मैंने बहुत समय से मिस जियांग की सुंदरता के बारे में सुनते आ रही हूँ और आज जब मैं सामने जब देख रही हूँ तो ये सच है। तो ये सुंदरी
जिनलिन कहने लगती है कि मास्टर यो बहुत ही ज्यादा दयालु है। उसके बाद वो लोग जब घर के अंदर आने लगता है तो तभी मास्टर यो जियाफान को देखकर कहने लगते हैं कि ये कौन है। तो तभी वो आंटी कहने लगती है कि मास्टर यो ये मेरी ब्रदर का फ्रेंड का बेटा है, वो यूजो से आया है हमारे फैमिली पर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस लड़के का बहुत ही ज्यादा बैड लक है, क्योंकि ये लड़का जब भी मेरे भाई की दरवाजे पर पैर रखी तो तभी मेरा भाई का कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गया। और ये बच्चे एक डॉक्टर भी नहीं है और वो लोग ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि वो मेरे भाई की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद वो मास्टर जियांग कहता है कि कुछ समय पहले यानी कि पास्ट में ये जियांग फैमिली टॉप रैंकिंग फैमिली था इस साउथ एंड में। लेकिन अगर ये देहाती लड़के को अगर आप लोग इसको ठीक करने के लिए देंगे तो अगर ये बाहर फैल जाएगा तो आप लोग हंसी का पत्र बन जाएंगे। मैं इस टास्क यानी कि कूड़े से परेशान नहीं होना चाहता हूँ। उसके बाद आंट ली जियाफान से कहने लगती है कि हे ली जियाफान, क्या तुमने नहीं सुना कि मास्टर याओ ने क्या कहा है? अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी इधर ये सुनते छोटे डिमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती कि हे तेरे इतना हिम्मत की तू मेरी मास्टर को यहाँ से बाहर जाने के लिए कह रही है, तो फिर बाद में रोना मत और मेरे मास्टर से भीख नहीं मांगना कि मेरे भाई को ठीक कर दो। ये सुनते वो आंटी कहने लगती है क्या मैं उसके सामने रोऊंगा और मेरे भाई की जान को बचाने के लिए भीख मांगूंगी? क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ऐसा फनी बात मेरे साथ मत करो। उसके बाद वो ली जियाफान से कहती कि ली जियाफान, तुम और तुम्हारी पापा हमारी जियांग फैमिली के लिए एक विलेन हो, तो इसलिए तुम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो तभी जिनलिन आकर आंटी को रोकती है और कहने लगती है आंटी इसके बारे में भूल जाइए, आफ्टर ऑल ली जियाफान मेरा पापा का गेस्ट है। अगर आप उसे बाहर निकाल देंगे तो मास्टर यो के द्वारा जब पापा ठीक हो जाएगी तो उसके बाद पापा आपको बोलेंगे कि आपके पास कोई भी हॉस्पिटलिटी नहीं है। ये सुनते मास्टर यो कहते हैं कि सिंस क्योंकि मिस जियांग उन्नति कर रही है तो इसलिए मैं इस लड़के को छोड़ देता हूँ, चलिए पहले हम लोग उसके फादर को ठीक करते हैं। ये सुनकर वो आंटी भी कहती है कि राइट यही ठीक है, ये पहला इम्पोर्टेंट काम है कि मेरी ब्रदर के लाइफ को बचाना। चलिए मास्टर यो हम लोग अंदर चलते हैं। तो उसके बाद मास्टर यो जियांग की उस घाव को जाकर देखने लगता है। ये देखने के बाद मास्टर यो कहता है कि जियांग क्लैन की मास्टर की शरीर में एक ऐसी पॉइजन से अटैक किया है कि ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई नॉर्मल सिंपल फिजिशियन इसे ठीक नहीं कर सकता है। फिर वो अपने नीडल को इस्तेमाल करते हैं उसे ठीक करने के लिए और फिर कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ इस नीडल को कंट्रोल करने के लिए और मैं मेरा मास्टर की सीक्रेट टेक्निक की वजह से मैं जियांग क्लैन की मास्टर को नरक की द्वार से भी खींच सकता हूँ। और ये देखकर वो आंटी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और कहने लगती है कि जिनलिन देखो तुम्हारे पापा के शरीर में जो पॉइजन है वो धीरे धीरे गायब होने लग रहा है और मास्टर याओ इसे ठीक करने में सक्सेसफुल रहा। और इधर जिनलिन ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि फाइनली पापा बच जाएगी। इसके बाद आंटी जियाफान को बहुत ज्यादा नीचा दिखाने लगती है और कहने लगती है कि ली जियाफान अभी देखो मेडिसिन वैली का मास्टर मेरी ब्रदर को आसानी से ठीक कर लिया, अभी तुम्हारे पास कोई भी चाहना नहीं है, अब तुम क्या कहोगे? और तभी अचानक से वो मास्टर उसके पापा के शरीर के अंदर से वो पॉइजन बाहर निकलना रोक देता है। ये देखती जिनलिन कहती कि मास्टर यो मेरी पापा की बॉडी से अभी तक पूरी तरीके से पॉइजन बाहर नहीं गया है, तो आपने सडनली ऐसा क्यों रोक दिया? तो तभी वो मास्टर जियान वो ही बात कहता है कि जो सब लोग कहता है कि फुकुट में कोई भी काम नहीं होता है, तुम्हारी पापा की लाइफ में बचा सकता हूँ लेकिन मेरा कुछ शर्त है। तो उसके बाद जिनलिन भी कहती कि अगर मेरी पापा की बीमारी ठीक हो जाती है तो मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते ही मास्टर यो कहते हैं कि नाइस, तो मेरा दो शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि जियांग फैमिली अभी से मेरा है और मिस जिंग अभी से आप मेरी महिला बन जाएंगे। अगर तुम रिफ्यूज कर देते हो यानी कि मना कर देते हो तो ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि आपके पापा की बॉडी से वो जहर बाहर निकालेगा या नहीं। ये सुनते ही जिनलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। तो उसके बाद मास्टर यो कहते हैं कि वो मोही था जो तुम लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए आदेश दिया था। मेरा परमिशन के बिना हन्नान प्रोविंस में कोई भी हॉस्पिटल तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिस जियांग क्या आप जिंग फैमिली को टॉप तक नहीं लाना चाहते हो? नहीं तो तुम्हें मेरे डिटेल्स के बिना तुम्हारी पापा की मौत को, बहुत ही खतरनाक मौत को देखने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा। के बाद उसके आंटी कहने लगती कि जिनलिन अभी हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी पापा की बिना बीमारी आधे रास्ते में आके रुक गई। इसके बाद जिनलिन मनी मन ये सोचने लगती कि मैं अपने पिता की खातिर, अपनी जिंग फैमिली के खातिर मैं अपने आप के बलिदान दे दूंगी। तभी जियाफान कहते कि ये जो मेडिसिन वैली किंग है ये मेडिसिन मतलब नॉर्मल जहर का भी इलाज नहीं कर सकता है। और ये सुनते वो आंटी फिर भी गुस्सा हो जाती है ली जियाफान के ऊपर और कहने लगती कि हे ली जियाफान तुम क्या नॉनसेंस की तरह बातें कर रही है, तेरे इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मास्टर यो के सामने बात कर रहे हैं? मास्टर यो से अभी के अभी माफी मांगो, तुमने उससे ऑफेंड किया है। उसके बाद मास्टर यो कहते हैं कि क्या तेरा हिम्मत है कि तू ये फिर से कहे? तभी जियाफान भी जवाब देता है कि क्या तू बहरा है? मुझे तो इस बात से संदेह है कि तू छोटी सी बीमारी को भी ठीक कर सकता है, तू तो एक स्कैमर निकला। ये सुनते मास्टर यो कहता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ कि तू मेरे सामने ये कह रहा है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता हूँ? मैं 20 सालों से मेडिसिन स्टडी कर रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब से मैं मेडिसिन किंग वैली की सेहत मास्टर के साथ मैं ट्रेनिंग लेता था। तुम मेरे से मेडिसिन स्किल के बारे में सवाल करने वाले कौन होते हो? तो तभी छोटी डेमन कहने लगती कि मास्टर आपको ये नहीं कहना चाहिए था। और
छोटे रेमन का बात सुनते वो मास्टर यो कहने लगता है कि देख एक छोटा बच्चा भी तुझसे ज्यादा जानता है। तो तभी छोटी रेमन कहती कि ऐसा है कि उसकी मास्टर मेडिसिन किंग एक पीस ऑफ शीट है। अरे नहीं वो उससे भी बुरा है। और ये सुनते जिनेन इधर हंसने लगती है और जिनेन की हंसी देखते वो मास्टर यो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यू तेरा हिम्मत कैसे हुआ, तू मुझे और मेरे मास्टर को इंसल्ट किया। ये हम लोगों का पिल किंग वैली का हॉनर की बात है। क्या तुम लोगों ने ये नहीं कहा था कि मैं उस बीमारी को नहीं ठीक कर सकता हूँ? मेरा 2 शर्त के अलावा तुम लोग मेरे सामने घुटने के बल बैठोगे और मेरे मास्टर के सामने जाकर माफी मांगोगे। मैं तुम लोगों से चुनौती लगा दूंगा, तुम लोगों का क्या हिम्मत है? उसके बाद जेफन कहते कि अगर तुम इसे ठीक नहीं कर पाते हो तो क्या होगा। ये सुनते वो मास्टर याओ कहते कि मैं इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं मेडिसिन वैली किंग का उत्तराधिकारी हूँ और मेरे लिए एक छोटा सा काम है। अपना कुत्ते वाला आंखों को खोलो और क्लियरली देखो। और फिर वो अपनी एनर्जी यानी कि शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो शक्ति इस्तेमाल करने के साथ साथ मास्टर जियांग की शरीर के अंदर से वो जहर बाहर निकलने लगता है। तो वो मास्टर कहते कि देखो मास्टर जियांग की वो जहर बाहर निकल रहा है, मतलब ठीक हो रहा है। और उसके बाद वो मास्टर याओ कहने लगता है कि एक लॉन्ग पीरियड के बाद मेरा पिल देने के बाद उसकी जहर शरीर के अंदर से बाहर निकलने लगता है। उसकी शरीर धीरे धीरे मतलब उसकी एनर्जी वापस आ जाएगा उसकी शरीर का। ये सुनते जिनेन कहने लगती कि आप मेरे पिता की बीमारी ठीक हो गई है और आप हमारी जियांग क्लैन की पूर्व गौरव लौट आएगी। उसके बाद वो मास्टर याओ जेफन को कहने लगती कि हे बच्चे, क्या अभी तूने देखा कि वो ठीक हो गया? अभी तेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू लोग जानते हैं कि तेरे लिए अच्छा क्या है तो मेरे सामने घुटने के टेक और माफी मांग। तभी जेफन कहती कि तुमने उसे ठीक किया? मुझे नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि तुमने उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे दी हो। तभी वो मास्टर याओ कहने लगती कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपमान कर रहा है। मैं क्लियरली जियान फैमिली की हेट को ठीक कर दिया है। और तभी अंकल जिंग बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अंकल जियांग ये कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। और इधर जिनेन चिल्लाने लगती है कि डैड आपके साथ क्या हो रहा है? डैड उठ जाइए। और फिर मास्टर याओ से कहने लगती है कि मास्टर याओ आपने कहा कि मेरा पापा ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब? ये देखकर वो मास्टर याओ भी बहुत ज्यादा शॉक रहता है और वो कहने लगते है कि ये इम्पॉसिबल है। मेरा डिवाइन नीडल पिल उसके शरीर की पॉइजन को बाहर निकाल दिया है, लेकिन वो अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? तो गाइस आगे क्या होगा? क्या ये ठीक कर पाएगा या जेफन ठीक करेगा? तो ये हम लोगों को पता चलेगा अगले एपिसोड में। इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर